हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन 9th एंड 10th। तो आज हम लोग हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पूरा वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। क्या होता है रिप्रोडक्शन, कैसे इसका प्रोसेस कैरी आउट होता है, कितने टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, सारी चीज़ें हम लोग आज देख लेने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये सोचो, आप ये बताओ मुझे कि दुनिया में कितने सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना। मतलब माइन्यूट जो माइक्रोस्कोपिक लेवल के हैं वहां से लेके जाइंट एनिमल्स तक, ठीक है। वेल फिश हो गया, और मतलब बहुत एलिफेंट है, जिराफ है, बहुत बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, अलग अलग तरह के दिखने वाले हैं। वो अलग क्यों दिखते हैं? और ऐसा तो है नहीं कि एक स्पीशीज का सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म पूरी दुनिया में मौजूद है, अदरवाइज वो तो तुरंत ही एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों है? ये सारे क्वेश्चंस कभी ना कभी आपके मन में पॉप अप होते होंगे। क्यों हम, मतलब इंसान जो है, हमारे जैसा दिखने वाला दूसरा कोई स्पीशीज नहीं है। हम एक ही इंडिविजुअल स्पीशीज है, पर हमारी संख्या, हमारा जो नंबर है वो बहुत ज्यादा है। अब तो हम लोग 8 बिलियन हो गए पॉपुलेशन में, ऑल द ह्यूमन स्पीशीज, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस अगर आपके मन में अभी तक आ रहे होंगे तो उन सब का जवाब अब इस लेक्चर में आपको मिलने वाला है। सबसे पहले आप ये सोचो कि हमारे जिंदा रहने के लिए, ह्यूमंस के लिए, आप दूसरे ऑर्गेनिजम्स का छोड़ दो, ह्यूमंस के लिए जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? खाना होगा, ठीक है, रहना होगा, कुछ थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट, रिक्रिएशन, सारी चीजें होंगी। ऑलराइट, ब्रीदिंग, वो तो सबसे पहले ही आता है, सांस नहीं लोगे तो मर जाओगे। पर क्या रिप्रोडक्शन हमारे लिए इतना जरूरी है कि अगर हमने रिप्रोड्यूस नहीं किया, अगर हमने रिप्रोड्यूस करना बंद कर दिया तो हमारे लाइफ को खतरा है, डेंजर में आ सकते हैं हम लोग? ऐसा कुछ है क्या? अगर आप ये सोचो कि कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, कोई ह्यूमन स्पीशीज है, कोई कपल है, ह्यूमन कपल है, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, हम रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो क्या इससे उनके जीवन में कोई खतरा होगा, उनकी लाइफ में कोई खतरा होगा? बिल्कुल नहीं। वो जैसे जिंदा रह रहे हैं वैसे ही जिंदा रहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर उनकी तरह अगर सारे ह्यूमन स्पीशीज ने ही ये सोच लिया कि हम रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे आने वाले कुछ ही सालों में, कुछ ही समय में ह्यूमन स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। वो वल्नरेबल सबसे पहले होगी, उसके बाद धीरे धीरे एंडेंजर्ड एंड देन एक्सटिंक्ट लेवल पे चली जाएगी। पूरी की पूरी मानव जाति का विनाश हो चुका होगा, है ना। कहते हैं ना, बहुत सारे आप ऐसे इंडियन माइथोलॉजी वाले टीवी शोज में देखते होंगे कि पूरी मानव जाति का विनाश हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर कोई वॉर छिड़ गई है, अगर कोई युद्ध हो गया है, उसमें सब ही मार दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे, तो फिर कैसे उनकी आगे वाली जनरेशन जो है वो पैदा होगी, और फिर कैसे वो जो स्पीशीज है उसकी कंटिन्यूटी बढ़ेगी। सो सबसे ज्यादा जरूरी क्यों है ये रिप्रोडक्शन? क्योंकि इससे हमारी ह्यूमन रेस की कंटिन्यूटी होती है। कोई भी स्पीशीज को ले लो, किसी भी स्पीशीज की कंटिन्यूटी तभी होगी जब वो रिप्रोड्यूस करेगा। अगर वो रिप्रोड्यूस करना बंद कर देगा तो उसकी कंटिन्यूटी नहीं होगी, वहीं पर वो रुक जाएगा, उसके अगली जनरेशन ही नहीं आएगी, और जब उसकी डेथ का टाइम आएगा उसके बाद वो स्पीशीज ही खत्म। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। वाई का रीजन तो मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है, इंट्रोडक्शन में ही मैंने बता दिया कि क्यों रिप्रोड्यूस करना चाहिए या क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिजम्स आपस में एक दूसरे को। लेकिन अब हाउ, कैसे रिप्रोडक्शन होता है, ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में। सो गेट रेडी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लेक्चर होगा। पूरा लेक्चर लास्ट तक देखना, इंटरेस्टिंग पिक्चर्स आपको मिलेंगे इस लेक्चर के अंदर। आपको ये पीपीटी पूरी मिल जाएगी। आपको जब भी नोट्स देखना होगा आप इस पीपीटी को रेफर कर सकते हो। कहीं पर भी कोई डाउट आ रहा है आप तुरंत कमेंट कर देना कि मैम ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जितने भी डाउट्स होते हैं उसका एक अलग से मैं एक डाउट सेशन रख लूँ वन शॉट का, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स बहुत नज़दीक है, आने ही वाले हैं कुछ ही महीनों में। अभी डेट शीट भले नहीं निकली होगी पर कभी ना कभी निकल ही जाएगी। सो उसका टेंशन नहीं लेना है, आपको बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और अब हम लोग इसके आगे की सारी चीज़ें देखेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस
ही हम लोग अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं, तो अभी हम लोग आगे वही डिस्कस करेंगे। अब रिप्रोडक्शन होता क्या है? अब एक प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपने सिमिलर इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब क्यों नहीं कुत्ते का बच्चा बिल्ली जैसा दिखता है, क्यों नहीं चूहे का बच्चा एक कीड़े के जैसा दिखता है, क्यों नहीं हाथी का बच्चा घोड़े के जैसा दिखता है? क्योंकि नहीं दिख सकता ना। डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल, एकदम हम लोग अगर बेसिक लेवल पर जाएं तो जो सेलुलर डेटा होता है हर इंसान के अंदर, उस सेलुलर डेटा की वजह से हम क्या करते हैं? रेप्लिकेट करते हैं, अपनी ही तरह के ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब इसमें भी दो तरह की चीजें आ जाती है। अब देखोगे कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी ऑफस्प्रिंग्स हूबहू उनकी तरह दिखती है, उनको क्लोन बोला जाता है। आगे चल के अभी हम लोग वो पढ़ेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उनको क्लोन बोला जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो जिनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो अपने पेरेंट्स से सिमिलर तो होते हैं पर आइडेंटिकल नहीं होते। क्या डिफरेंस है सिमिलर और आइडेंटिकल में? सिमिलर देखने में मिलते जुलते। अब मैं अपने मम्मी पापा की तरह दिखती हूं तो मैं सिमिलर हूं, पर अगर कोई ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल ही अपने पेरेंट की तरह दिखता है तो वो आइडेंटिकल होता है। ओके, चलो। रिप्रोडक्शन इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो कंटिन्यूटी का क्या मतलब हो गया कि वो स्पीशीज जो है वो इस अर्थ में, इस दुनिया में, इस प्लैनेट पे कंटिन्यू रहेगी। इंसान जो है जब तक रिप्रोड्यूस करते रहेंगे तो इंसानों की संख्या जो है वो बराबर रहेगी इस दुनिया पर। इट इज अ ब्रिज ऑफ हेरिडिटी ट्रांसमिशन। अब क्या है ये हेरिडिटी? क्या चीज है भाई? ये कौन सी बला है? कहाँ से एक नया सा वर्ड आ गया? हेरिडिटी ट्रांसमिशन मतलब कि जो भी हम अपने पेरेंट्स के जेनेटिक डेटा को अक्वायर करते हैं उसको कहते हैं हेरिडिटी ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन यानी कि वो हमने ट्रांसफर करवा लिया अपने अंदर, और हेरिडिटी यानी कि पूर्वजों से जो चीजें, जो कैरेक्टरिस्टिक्स चलती आ रही है वो सारी चीजें। It involves the continuation of characters from the parents to daughter cells by copying of DNA. DNA plays a very important role in reproduction. How? क्योंकि DNA ही एक ऐसी चीज है जो हमारे पूरे के पूरे बॉडी के जेनेटिक मटेरियल को, पूरे डेटा को इकट्ठा करके रखता है, और जब वो डीएनए एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के पास जाता है तो वो ऑफस्प्रिंग के पास भी अपने पेरेंट के डीएनए आ जाते हैं। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो दो पेरेंट के डीएनए इन्वॉल्व होते हैं, तो दोनों बट जाते हैं और मिक्सअप होके बच्चे के अंदर, उसके ऑफस्प्रिंग के अंदर एक नए फॉर्म में आ जाता है। नहीं होता मिक्स एंड मैच करना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर देना उसमें, तो कुछ फीचर्स जो है पापा के आ जाते हैं, कुछ फीचर्स मम्मा की आ जाती हैं, तो इस तरह से डीएनए जो है वो वर्क करता है। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो यानी कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा और सिर्फ एक ही पेरेंट का पूरा जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाएगा उसके ऑफस्प्रिंग पे, इसीलिए उसका ऑफस्प्रिंग जो है वो अपने पेरेंट की तरह दिखाई देता है। अब copying of DNAs is also not a foolproof exercise. Even minute changes bring about variation in the blueprint of the offspring. What does it mean? Blueprint क्या होता है कि अगर DNA कॉपी भी हो रहे हैं, अगर मेरे मम्मी का जो DNA, मेरी माँ का जो DNA है वो कॉपी हो गया, मेरे पास आया भी, तो भी थोड़ी बहुत वेरिएशन रह जाएगी क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है, मेरे फादर भी इन्वॉल्व हैं। सो फादर और मदर दोनों के जब डीएनए इन्वॉल्व होंगे तो वेरिएशन आएगी ही आएगी। ठीक है, द यूजफुल वेरिएशंस आर रिटेन्ड व्हाइल द हार्मफुल वंस डू नॉट गो बियॉन्ड। अब यूजफुल और हार्मफुल का क्या मतलब हो गया कि जब कोई भी ऐसी फीचर आ जाती है जो यूजफुल हो सकती है अगले आने वाले जनरेशन के लिए, वो एक्सप्रेस हो जाती है। ये सारी चीजें ना जब हम लोग जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग बहुत अच्छे से इस चीज को समझेंगे। तो ये क्या होता है, वेरिएशन क्यों आता है और वेरिएशन आना क्यों जरूरी है। अब सोचो, आप अपने क्लास में बैठे हो, और आपके क्लास में आपके ही जैसा दिखने वाला हर बच्चा है। 50 बच्चों के स्ट्रेंथ की अगर क्लास है वो, और अगर सारे बच्चे आपके जैसे दिखेंगे, आपका तो दिमाग ही घूम जाएगा। क्लास में जाओगे, अरे यार ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये सब तो मैं ही हूँ। अगर उसने कोई गलती कर दी और टीचर ने मुझे समझ लिया तो मुझे मार देगी। तो इस वजह से वेरिएशन जरूरी है। सारे के सारे ह्यूमन बींग्स हैं,
सारी स्पीशीज एक है, पर वेरिएशंस की वजह से दोनों क्या है, अलग अलग दिखते हैं। इसी वजह से हम पहचान सकते हैं कि नहीं वो उसका बच्चा है, वो उसका बच्चा है, ये बच्चा उस घर से आया हुआ है, इसने शैतानी की थी, इसने नहीं की थी, इसको पीटो, इसको मारो, ठीक है। तो इस वजह से वेरिएशन जरूरी होते हैं। Actually, variations help the species to withstand drastic environmental changes, thus save the species from becoming extinct and promotes its survival for a longer time. अब देखो, जैसे कि अभी कुछ साल पहले कोविड आया था, तो जितने भी लोग उस कोविड वेव से बचकर निकल गए, वो जब रिप्रोड्यूस करेंगे तो उनके ऑफस्प्रिंग में कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ होगी कि दोबारा से वो कोविड आएगा तो वो सरवाइव कर जाएंगे, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने सरवाइव किया किसी ना किसी चीज की वजह से। हो सकता है उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग होगी, कोई भी ऐसा फीचर होगा जिसकी वजह से उन्होंने कोविड को सरवाइव कर लिया। तो आगे वाली जनरेशन भी उस तरह के उस डिजीज के उसके हार्म को सरवाइव कर सकती है। और जिन्होंने नहीं कर पाया तो हो सकता है कि उनके ऑफस्प्रिंग का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान होगा। तो यही होता है ना सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आगे चल के जब आप हाई स्टडीज में जाओगे, 11th-12th में जाओगे, तो आपको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जैसा एक टर्म सुनने को मिलेगा जिसपे पूरी की पूरी बायोलॉजी बेस्ड है। तो अभी हम उसके बारे में नहीं बात करेंगे, हम लोग बेसिक में ही चलेंगे जितना आपका लेवल है। नहीं तो पता चला सब बाउंस कर गया मैम, अब क्या करें, बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, पता नहीं आपने क्या क्या पढ़ा दिया। तो वो सारी चीजें भी हम लोग पढ़ेंगे। और अभी पहले देख लो जो भी जरूरी है। ओके, सो सर्वाइव क्यों करना जरूरी है और वेरिएशंस क्या है, गुड वेरिएशंस एक बार फिर मैं ओवरऑल समरी आपको बता देती हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। अब देखो, कोविड वाला एग्जाम्पल बहुत बेस्ट था। कोविड से जो लोग सरवाइव कर लिए और जो लोग नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी चीज थी जो स्ट्रेंथ और वीकनेस को डिस्टिंग्विश कर रहा था। बॉडी के अंदर कोई ऐसी स्ट्रेंथ वाली चीज थी जिसकी वजह से जो लोग सरवाइव कर पाए वो आगे बढ़ गए, जो लोग सरवाइव नहीं कर पाए उनके अंदर कोई ना कोई वीकनेस रही होगी जिसकी वजह से वो दे डाइड। तो यही होता है, जब कॉपी होती है डीएनए की तो अच्छे अच्छे फीचर्स आते हैं अगली जनरेशन पे, और फिर उसका भी जब रिप्रोडक्शन होगा, उसके भी जब ऑफस्प्रिंग आएंगे तो उसका भी जो बेस्ट वेरिएशन होगा, बेस्ट फीचर्स होंगे, वो उसके अगले जनरेशन पे जाएगा, पास ऑन होगा। जो थोड़ी सी मतलब बेकार वेरिएशन, बेकार फीचर्स होगी जिसकी ज़रूरत नहीं है, या फिर जो कहीं ना कहीं एक तरह से नेगेटिव पॉइंट में जा रही है, उसको डिलीट कर दिया जाता है। ये हमारी बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म है, भगवान ने हमें इसी तरह से बनाया है। ओके, सो एक्चुअली वेरिएशंस हेल्प द स्पीशीज टू विथस्टैंड ड्रास्टिक एनवायरमेंटल चेंजेस। सबसे ज्यादा जो ड्रास्टिक अभी चेंज आया था वो हमारे लाइफ में लास्ट कोविड ही था। वैसे भी कोई भी अगर एनवायरमेंटल चेंजेस, जैसे कि कोई भी नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, देखते हो बाढ़ में वही लोग बच पाए जिनको तैरना आता था, वो लोग मर गए, जिनको तैरना नहीं आता था वो लोग डूब के मर गए। तो कहीं ना कहीं ये जो फीचर थी तैरने वाली, वो उनको हेल्प कर दिया उनके सर्वाइवल में। तो इसी तरीके से हम अगले ऑफस्प्रिंग में अच्छे अच्छे फीचर्स पास ऑन करते हैं और बेकार बेकार जो फीचर्स होती है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती। सो यहाँ पे आप देख सकते हो दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल में आप देख सकते हो यहाँ पर जब रिप्रोडक्शन हो रहा है, दो अलग एक ही ऑर्गेनिज्म का जब दो हिस्सा बटा तो वो भी दोनों आइडेंटिकल हो गए, आइडेंटिकल नॉट सिमिलर। बट यहाँ पर आप देख सकते हो दो अलग अलग स्पीशीज हैं, मतलब दो अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है ऑफ द सेम स्पीशीज। एक मान लो ये मेल फीमेल हो गया, ये मेल हो गया, तो दोनों को अगर मिक्स कर दिया गया, दोनों के जेनेटिक मटेरियल्स मिक्स कर दिए गए, तो दोनों के पास इन दोनों के शेड का, आपको लग रहा है ना बीच में, इन दोनों के बीच का जो शेड होता है वो शेड यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो ये आपका क्या हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मान लो कि ब्लू और येलो को मिक्स कर दोगे तो ग्रीन बनेगा, है ना, कलर वेरिएशन पता है, पढ़ाया आप लोगों ने। उसी तरीके से मान लो ब्लू क्या है, मेल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रही हूँ, और येलो क्या है, वो फीमेल है, दोनों को मिक्स कर दिया गया तो ग्रीन बना। तो वो ग्रीन में ब्लू के भी कंपोनेंट्स हैं, येलो के भी कंपोनेंट्स हैं, पर वो ग्रीन बिल्कुल ही एक अलग इंडिविजुअल है। उसी तरह आप हो, उसी तरह मैं हूँ, उसी तरह सब लोग हैं। हमारे पेरेंट्स का, हमारे मम्मा का, पापा का, दोनों का फीचर हमारे अंदर है, पर हम उन दोनों की तरह नहीं है, हम बिल्कुल ही एक अलग इंडिविजुअल हैं।
तो ये हुआ इसका मतलब। अब आ जाते हैं हम लोग इस फ्लो चार्ट पे। बहुत ही बढ़िया से ये टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन मैंने बताया है फ्लो चार्ट के थ्रू। अब देखो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे क्या होता है। आगे चल के हम लोग और डिटेल में समझेंगे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व करते हैं। वहां पे गैमीट्स यानी कि सेक्स सेल्स जो होते हैं, जर्म सेल्स जो होते हैं, उनका फ्यूजन जैसा कोई भी प्रोसेस नहीं हो रहा होता है, बट यहाँ पे हो रहा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको दो तरह के प्रोसेस मिलेंगे। एक होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए, वैसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत माइन्यूट होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर जो जिस तरह का प्रोसेस पाया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो ये सब है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बडिंग। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर, जिनकी बॉडी में एक से ज्यादा सेल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स में फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इतने तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स पाए जाते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग प्रोसेस है, आगे चल के हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। सो हैव पेशेंस। अब हम लोग आ जाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, उसको थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। अब इसमें ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, बस दिमाग में बस यही रखना है कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। अगर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते तो उनका दोनों का जेनेटिक मटेरियल एक साथ जो है वो पास ऑन होता ना ऑफस्प्रिंग पे, फिर तो वो सेक्सुअल हो जाता। तो क्या ही डिफरेंस होगा, सोल डिफरेंस, मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस होगा वो होगा कि एसेक्सुअल में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होंगे और सेक्सुअल में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। फिर देयर आर नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स का ना फ्यूजन होता है और ना फॉर्मेशन होता है। आप ये बताओ, किसी चीज की अगर जरूरत ही नहीं है तो उस चीज को रखना ही क्यों है बॉडी में? जब जर्म सेल्स की जरूरत ही नहीं है, गैमीट्स की जरूरत ही नहीं है, सेक्स सेल्स की जरूरत ही नहीं है, तो हम उसको बॉडी में क्यों रखें? भगवान ने तो यही सोच के भेजा ना कि तुम्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है। एक ही जो ऑर्गेनिज्म होगा वो केपेबल होगा अपने ऑफस्प्रिंग को पैदा करने के लिए, दो लोगों की जरूरत नहीं होगी, इतना तामझाम नहीं रखना। सो एक ही को भेज रहे हैं हम इस कैपेसिटी को लेकर, और इसकी वजह से हमें कोई भी किसी भी तरह की गैमेट की फॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं है। बॉडी के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ सोमैटिक सेल्स हैं, कोई भी जर्म सेल्स नहीं है। सोमैटिक सेल्स क्या होता है, जर्म सेल्स क्या होता है? सोमैटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते। हमारे हाथ, पैर, आँख, चीक्स, पूरे बॉडी के में जितने भी सेल्स हैं वो। और जर्म सेल्स क्या होते हैं, जो सेल्स सिर्फ रिप्रोडक्शन में ही यूज किए जाते हैं, उनको हम जर्म सेल्स भी बोल सकते हैं, सेक्स सेल्स भी बोल सकते हैं। ऑलराइट, सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ और सिर्फ सोमैटिक सेल्स पाया जाता है। इसका मतलब ये भी हुआ, ठीक है, ओनली सोमैटिक सेल्स आर फाउंड। ठीक है, क्लियर है? फिर द यंग वंस फॉर्म्ड आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू ईच अदर एज वेल एज टू द पेरेंट सेल। अब जैसे एक पेरेंट सेल से बहुत सारे डॉटर सेल्स बने, वो लोग सब लोग एक जैसे लग रहे हैं। मतलब जो सिबलिंग है, मतलब मान लो एक पेरेंट से दो डॉटर सेल्स बन गए, तो दोनों तो आपस में भाई बहन हुए ना, तो वो दोनों भी एक दूसरे की तरह दिख रहे हैं, उसकी मम्मी भी एक दूसरे की तरह, मतलब सब लोग एक जैसे दिख रहे हैं। कोई ऐसा वो नहीं है कि यार तुम अलग हो, कुछ नहीं। उन लोगों में तो कोई नाम भी नहीं होता, कोई नाम भी नहीं रखता होगा, रमेश, सुरेश, महेश, कोई कुछ नहीं है। सब रमेश है तो सब रमेश है, सुरेश है तो सब सुरेश है। ठीक है, इस तरह के लोग होते हैं, मतलब इस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फिर asexual reproduction generally occurs during favorable environment conditions and when there is an abundance of food. बैक्टीरिया कहाँ पे ग्रो करेगा? वहीं पे ग्रो करेगा जहाँ पे उसको बहुत ही अच्छा सा माहौल मिला है। खाने को तुम कहीं कचरे में फेंक दिए, वहां पे वो सड़ रहा है, यानी बैक्टीरियाज आर एक्टिंग अपॉन देम। उनके लिए तो भाई पार्टी है, तुम्हारे लिए वो बेकार खाना होगा, सड़ा हुआ खाना होगा, उनके लिए तो भाई पार्टी हो रही है। ठीक है,
तो उनके लिए जो है वो बहुत अच्छा एनवायरमेंटल कंडीशन है, वो वहां पे ग्रो करेंगे। उनको जितना अच्छा एनवायरमेंटल कंडीशन मिलेगा वो उतना ज्यादा ग्रो करेंगे, उतना ज्यादा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। 1 से 2, 2 से 4 बनने में सेकंड्स भी नहीं लगते उनको, उनका रिप्रोडक्शन रेट इतना हाई होता है। विद इन मिनट्स वो ग्रो करके लाखों की संख्या में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इट इज अ फास्टर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। यही हमारा अगला पॉइंट है जो अभी मैंने बताया कि बैक्टीरिया कहीं ग्रो करना शुरू कर दिए किसी भी मीडियम में, उनके इन्वायरमेंटल कंडीशंस के सूटेबिलिटी के हिसाब से, वहां पर वो इतनी तेजी से ग्रो करेंगे कि मतलब इंसान क्या, कोई भी दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला ऑर्गेनिज्म कंपीट कर ही नहीं सकता इस कंपटीशन में। वही सबसे आगे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। फिर अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर देयर। फिजन है, बडिंग है, स्पोर फॉर्मेशन है, फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है। क्या है ये सारी चीजें, सबको थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे और फिर हम लोग अगली स्लाइड में सबको इंडिविजुअली पढ़ेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि बडिंग किस में हो रहा है, स्पोर फॉर्मेशन किस में हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन किस में हो रहा है, रीजनरेशन किस में हो रहा है, फिजन किस में हो रहा है, सब कुछ एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। चलो, फिजन, द पेरेंट सेल डिवाइड्स या स्प्लिट्स इनटू 2 डॉटर सेल्स, स्प्लिट हो जाते हैं। एक ऑर्गेनिज्म है, टूट गया 2 टुकड़ों में, अब वो क्या है, वो दोनों ऑफस्प्रिंग है। मदर जो पेरेंट था वो तो पेरेंट रहा ही नहीं, वही डॉटर सेल्स बन गया। अब एक जो 2 अलग अलग बने वो दोनों स्प्लिट होके 4 बन गए। इसी तरह से सब एक दूसरे में स्प्लिट हुए जा रहे, आधा 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 टुकड़ा हुआ जा रहा है। इसीलिए एक और चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आप लोगों को क्लास 11th में भी पढ़ाया जाएगा, दैट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर इमॉर्टल। इमॉर्टल यानी कि जो कभी नहीं मरता। सोचो जब दुनिया की शुरुआत हुई होगी उस टाइम पे जो एक बैक्टीरिया होगा या फिर एक जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा वो स्प्लिट करके 2 में बटा, दूसरा वाला जो 2 बटे वो दोनों आपस में स्प्लिट हो गए, 4 हो गए, 4 से 8 हो गए, 8 से 16 हो गए, करते करते उतनी सारी जनरेशन अभी तक चलती आ रही है। तो कहाँ गया वो सबसे पहला वाला, वही तो टूट के आधा बना था जिसकी वजह से दोनों फिर ब्रेक हुए थे, फिर ब्रेक हुआ, करते 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 इतने साल गुजर गए लाइफ के ओरिजिन को, और अभी भी कहीं ना कहीं वही पेरेंट सेल, वही सिंगल सेल जो था वो अभी तक होगा, उसका जो एक पार्ट है वो अभी तक जिंदा होगा। तो वो इमॉर्टल इसलिए कहते हैं, एक स्लैंग है, ठीक है, एक स्लैंग लैंग्वेज में बोल सकते हैं दैट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर इमॉर्टल बिकॉज ऑफ देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिजन में क्या हो गया, डॉटर सेल्स स्प्लिट हो गए। अब मल्टीपल फिजन में क्या होता है, बाइनरी फिजन एंड स्प्लिट्स इनटू मेनी सेल्स। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं। सिर्फ बाइनरी फिजन में 2 सेल्स बनते हैं, मल्टीपल फिजन में बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं। एक ऑर्गेनिज्म है कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, उसके 100 टुकड़े हो गए, उसने खुद से ही खुद के 100 टुकड़े कर दिए। अब 100 अलग अलग इंडिविजुअल बन गया। जो वो खुद था एक प्राणी, एक पूरा का पूरा इंडिविजुअल, अब उसके 100 अलग अलग इंडिविजुअल्स हो गए। सो हाउ स्कैरी दिस इज एंड हाउ फैसिनेटिंग दिस इज टू हियर दैट कि एक ऑर्गेनिज्म है उसका मल्टीपल फिजन हो रहा है, कई सारे ऑर्गेनिजम्स में वो कन्वर्ट हो गया। ओके, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। बडिंग क्या होता है, अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस एज एन आउटग्रोथ। बहुत इंपॉर्टेंट, जहां जहां पर मैं सर्कल बनाऊं ना, मैं अपने पुराने स्टूडेंट्स को भी बोलती थी कि जहां जहां पर मैं सर्कल बनाऊं, जहां जहां पे मैं पेन से कुछ मार्क करूं, उसको कीवर्ड मान के चलना। वो अगर आप मेंशन कर दोगे ना, मान लो बडिंग पूछ लिया गया आपके 1 मार्क क्वेश्चन में या कुछ भी, ठीक है, आपने अगर आउटग्रोथ वाला वर्ड यूज नहीं किया तो शायद आप पूरा एक पेज भी लिख दो तो आपको उतने मार्क्स ना मिले। पर यही एक लाइन जिसमें आउटग्रोथ वर्ड मेंशन्ड है, वो अगर आप मेंशन कर दो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज दिस इज व्हाट इज नीडेड। बडिंग में क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर, बॉडी के ऊपर या अंदर 2 तरह का बडिंग होता है, अंदर की तरफ भी होता है, बाहर की तरफ, वो आप हाई स्टडीज में पढ़ोगे, फिलहाल आप इतना पढ़ो। बॉडी के ऊपर एक एक्स्ट्रा, मान लो मेरे 2 हाथ हैं, कहीं से अगर एक्स्ट्रा एक और हाथ निकल जाए, इमेजिन करो मुझे, सोनम मैम को तीसरा हाथ कहीं से निकल गया है, वो अपने आप कट हो गया, शेड हो गया, गिर के जमीन पे आ गया, वो ग्रो करते करते एक और सोनम मैम बना लिया। सो
आप समझ सकते हो हाउ फैसिनेटिंग दिस इज। एक हाथ मैम का ग्रो हो गया अपने आप, वो शेड हो गया कट के, और नीचे जमीन पर गिरा, वो अपने आप ही ग्रो कर रहा है। कुछ टाइम पे नई सोनम मैम आ गई, अब यहाँ पे दो दो सोनम मैम खड़ी हैं। तो ये प्रोसेस होता है बडिंग का, ठीक है, ये प्रोसेस होता है बडिंग का। एक छोटा सा आउट ग्रोथ निकल जाता है बॉडी में, वो कट होके शेड हो जाता है, और वही पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना लेता है। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स क्या होते हैं? छोटे छोटे दाने, सरसों के दाने देखें, हमारे लिए वही सबसे छोटा सा स्पोर होगा, लेकिन एक लिविंग वर्ल्ड में स्पोर्स जो होते हैं काफ़ी माइन्यूट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा माइन्यूट होते हैं। तो छोटे छोटे जो हैं बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं स्पोर्स, वो क्या होते हैं? बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो डेवलप करते हैं फंगस के हाइफी के ऊपर, एकदम टॉप पे। उसका जो हाइफी होता है फंगस का, उसके एकदम टॉप पे वो डेवलप कर रहे होते हैं बहुत सारे स्पोर्स। एयर की वजह से या किसी भी मीडियम की वजह से वो कैरी हो गए, they carry out from the other medium and spread over the environment। तो जहां जहां वो स्प्रेड होंगे वहां वहां पे वो ग्रो करेंगे, और वहां पे उनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा by the spore formation। when released into the air, germinate into new individuals after landing into food or soil। फूड और सॉइल क्यों यहाँ पे मेंशन है? क्योंकि यहीं पर उनको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। जहाँ पे आपको खाना मिलता है, आप ऑटोमेटिक, आप कभी भी डेजर्टेड एरिया में रहना नहीं चाहोगे, या कभी भी आप किसी ऐसे हिल एरिया में रहना नहीं चाहोगे जहाँ पे दूर दूर तक खाने पीने की कोई चीज़ ही नहीं है। आप हमेशा ऐसा नॉर्मली भी सोच लो ना, मान लो अगर आपको घर खरीदना है, तो आप कैसे जगह घर खरीदोगे? मार्केट एरिया। लोग क्या बोलते हैं? थोड़ा सा डेवलप्ड एरिया होगा ना तो वहां पे घर लेंगे। डेवलप्ड एरिया मतलब क्या? सब कुछ आपको, सारे खाने पीने की व्यवस्था मिलेगी। तो दैट इज वाई यू ऑलवेज चूज अ प्रेफरेंस, एंड दैट प्रेफरेंस इज न्यूट्रिशन, द मोड बाय विच यू कैन सर्वाइव द important things in your life. Okay, now we come to fragmentation. It is the accidental process when the broken piece of an organism grows into a complete organism। अब जैसे कि बडिंग और फ्रेगमेंटेशन में डिफरेंस होता है, कभी कभी आप लोगों से ये भी पूछ लिया जाता होगा आपके एग्जाम्स में, बडिंग और फ्रेगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है? बडिंग एक आउटग्रोथ है, जहां पे एवरीवन नोज कि वो एक आउटग्रोथ होगा, और तब वो शेड होगा, और तब वो एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। फ्रेगमेंटेशन में एक्सीडेंटली, मान लो गया, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा कट के कुछ गया, तो वो एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर देगा। तो दैट इज फ्रेगमेंटेशन। पर कहीं पर अगर आउटग्रोथ होने के बाद वो कट होके शेड हुई है तो वो बडिंग है। सो नाउ come to the regeneration part, when simple animals like Hydra planaria develop into a new individual from their broken older part, it is known as regeneration. It is carried out by specialized cells which grow large number of cells। यहाँ पर भी आपके डिफरेंस पूछे जा सकते हैं, यहाँ पे भी पूछा जा सकता है, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन में डिफरेंस बताओ। तो क्या बोलोगे? बडिंग आउटग्रोथ हो रही है, ठीक है, बडिंग में आउटग्रोथ हो रही है। फ्रेगमेंटेशन में एक्सीडेंटली बॉडी का कोई भी हिस्सा टूट के कट गया या फिर कुछ भी हो गया। छिपकली को देखा है ना, छिपकली की पूंछ कभी कभी कट जाती है एक्सीडेंटली, तो धीरे धीरे उसकी नई पूंछ आ जाती है। सो दैट इज अ काइंड ऑफ फ्रेगमेंटेशन। रीजनरेशन में वो पार्ट टूटकर अलग होता है जिसमें वो स्पेशलाइज्ड सेल्स मौजूद होते हैं, यानी कि उन सेल्स में वो कैपेसिटी होगी कि वो न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर सकें। उसके अलावा कोई और सेल्स जो है वो उस बॉडी का रीजनरेशन की कैपेसिटी नहीं रखता है। सो क्लियर कर लो माइंड में, तीनों बिल्कुल अलग हैं। अभी जब एग्जाम्पल देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब देखो बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन के को अगर डिटेल में देखते हैं तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म व्हेन सेल्स बिकम फुल्ली मैच्योर इट स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर पार्ट्स, इट इज कॉल्ड फिजन। बाइनरी, बाइनरी वर्ड का ही मतलब होता है 2, ठीक है, बाइनरी वर्ड का ही मतलब होता है 2। तो यहाँ पर हम दो अलग अलग स्प्लिट ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। इन ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा स्प्लिटिंग कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन। अमीबा जैसे ऑर्गेनिजम्स में या तो ऐसे कट हो सकता है या तो ऐसे कट हो सकता है। वेट, इसमें ना कलर पता नहीं चल रहा, मान लो ऐसे कट हो रहा है,
ऐसे कट हो रहा है, ऐसे कट हो रहा है, ऐसे कट हो, किसी भी तरह से कट जाए तो वो क्या हो सकता है, बाइनरी फिजन। अब ऑर्गेनिजम्स लाइक लिशमैनिया, ये क्या हो गया भाई, कोई नहीं, हम अभी इसको सही करते हैं। ये हो गया येलो कलर आ गया। चलो यहाँ पे लिशमैनिया डोनोवानी ये पूरा नाम है लिशमैनिया का, कंफ्यूज मत होना। ये काला आजार एक बीमारी का नाम है, वो कॉज करता है। तो अब इसके बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें एक विप लाइक फ्लैजिला होता है, इसमें एक विप लाइक फ्लैजिला होता है। विप लाइक फ्लैजिला यानी कि ये इस तरह का ऑर्गेनिज्म है और ये हो गया उसका फ्लैजिला। एट वन एंड बाइनरी फिजन अकर्स इन अ डेफिनेट ओरिएंटेशन इन रिलेशन टू द फ्लैजिलम। इस तरह से वो इस ओरिएंटेशन में उसका बाइनरी फिजन होता है ताकि जब दो अलग अलग बॉडी बने तो फ्लैजिला भी कहीं ना कहीं अलग हो जाए, इस तरीके से होता है। अब इन बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ लाइक अमीबा, पैरामीशियम, इन सब ऑर्गेनिजम्स में बाइनरी फिजन ही देखा जाता है। आपको ये याद रखना है, प्रोटोजोआ जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, इन सब में बाइनरी फिजन होता है। इन दीज फर्स्ट सूडोपोडिया withdrawn, the nucleus of the parent cell divides and then the cytoplasm divides, resulting in the formation of two daughter cells। सबसे पहले क्या होता है, बॉडी के अंदर दो न्यूक्लियस बनते हैं। एक न्यूक्लियस, हमें तो पता है कि अगर एक सेल है तो उसके अंदर एक ही न्यूक्लियस होगा, तो ये क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक ही सेल जो है वो पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर एक ही न्यूक्लियस होगा। तो जब बाइनरी फिजन होने वाला होता है ना, तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं दो में, तो वहां से इनिशिएशन स्टार्ट होती है बाइनरी फिजन की, तो उसको बोला जाता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियो वर्ड कम्स फ्रॉम न्यूक्लियस, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, तो जब सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा यानी कि न्यूक्लियस डिवाइड होके दो में बटेंगे, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा यानी कि पूरा का पूरा बॉडी जो है वो दो पार्ट में अलग हो जाएगा, एक पार्ट एक न्यूक्लियस को लेकर और दूसरा पार्ट दूसरे न्यूक्लियस को लेकर। उसी तरह से फिर वो और हाफ हाफ होते चले जाएंगे और बाइनरी फिजन जो है वो कंटिन्यूअस होता चला जाएगा। इट अकर्स ड्यूरिंग हाई फेवरेबल कंडीशंस, बहुत ही ज्यादा फेवरेबल कंडीशन। अभी जैसे मैंने बताया ना कि आपने खाना फेंक दिया, आपके लिए वो अच्छा नहीं था, सड़ गया था, कुछ भी था, उनकी तो पार्टी हो रही है, ठीक है, तो वो अपना पार्टी कर रहे हैं और उसके साथ ही वो क्या कर रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरी आउट कर रहे हैं, यानी कि बाइनरी फिजन कैरी आउट कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं हम मल्टीपल फिजन में। मल्टीपल फिजन क्या है, एक ही बॉडी है, उसके दो टुकड़े ना होके कई सारे टुकड़े हो गए, मल्टीपल फिजन हो गया। मल्टीपल टाइम्स दे ब्रोक एंड डेवलप्ड इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। सीन इन प्लाज्मोडिया, जो कि एक मलेरियल पैरासाइट है। In this, during unfavorable condition, the parent cell develops a thick resistant wall around itself, forming a cyst. सबसे पहले तो बॉडी के चारों तरफ ना एक थिक सा कोटिंग बन जाता है जिसको हम सिस्ट बोलते हैं। फिर क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है बहुत बार, काफी बार, उस सिस्ट के अंदर ही। मैं बता रही हूँ कैसे होगा। एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म अपने चारों तरफ एक मोटी सी परत को डेवलप कर दिया, फॉर्म कर दिया। अब उसके अंदर पूरा का पूरा डिवीजन होता जा रहा है, फिजन्स होते जा रहे हैं, मल्टीपल फिजन्स हो गए बहुत सारे, टू फॉर्म मेनी प्लाज्मोडियाज, ठीक है। When condition become favorable, the cyst wall breaks and the plasmodium are released। तो जैसे ही उनको दिखता है ना कि ये फेवरेबल कंडीशन आ गया, हमें जैसा माहौल चाहिए था, हमें वो माहौल मिल चुका है, वो सिस्ट ब्रेक हो जाती है और अंदर तो ऑलरेडी मैटर हो चुका है, कांड हो गया है, यानी कि बहुत सारे फिजन्स हो गए हैं, वो सारे रिलीज हो जाते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल्स ग्रो करते हैं। फिर वो भी अपना टाइम आने के बाद क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तैयारी शुरू कर देते हैं। यानी कि वो एक जो अलग इंडिविजुअल है, इतने सारे मल्टीपल इंडिविजुअल्स में से जो एक ही कोई आया, वो एक जो है तैयारी करेगा, अपने चारों तरफ सिस्ट बनाएगा और फिर उसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल फिजन्स हो रहे होंगे। तो इस तरीके से मल्टीपल फिजन होता है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं बडिंग। बडिंग सबसे ज्यादा फंगस में देखी जाती है, ईस्ट में देखा जाता है, ठीक है।
ईस्ट में देखा जाता है जो एक तरह का फंगस है, और कैसे देखा जाता है वहां पे एक प्रोट्यूशन या फिर एक आउटग्रोथ, दोनों में से कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है, दे आर सिनोनिम। सो उसके अपर एंड में देख रहे हो आप यहाँ पे, उसके अपर एंड में देखो यहाँ पे एक छोटा सा आउटग्रोथ दिख रहा होगा आपको, वो आउटग्रोथ बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं आप देखोगे कि इस बॉडी के जैसा ही अपने आप को बना रहा है ना, इस बॉडी के जैसा ही अपने आप को बना रहा है, और ज्यादा ग्रो किया और ज्यादा अपने आप को बढ़ा रहा है। देखो देखो देखो, इतने सारे हाई फाई इसके दिखने लग गए, जैसे इसके हैं वैसे इसके दिखने लग गए हैं, ग्रो कर चुका है पूरा। अब ये क्या करेगा, कट करेगा, और ये बिल्कुल ही एक अलग इंडिविजुअल हो गया जो कि आगे चल के थोड़ा सा और बड़ा हो गया और अपने पेरेंट की तरह दिखने लग गया, बिल्कुल आइडेंटिकल, because they are doing asexual reproduction, so their offspring will be identical, not similar but they are identical। बिल्कुल ही जैसे identical twins होते हैं ना, कुछ ऐसे twins होते हैं जिनको देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, दोनों ही identical twins, so like that only। अब आप ये मत बोलना कि वो asexual reproduction से होते हैं इसीलिए वो identical होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। हो तो रहे हैं दोनों ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, बट कहीं ना कहीं क्या होता है, उनका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वही एक साथ डिवाइड हो जाता है, तो दैट इज व्हाई दे आर आइडेंटिकल ट्विंस। वो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, आप थोड़े से और बड़े हो जाओ, बोर्ड एग्जाम दे लो, फिर 11th-12th में हम लोग वो पढ़ेंगे। सो आफ्टर दिस फ्रेगमेंटेशन, अब आपको लग रहा होगा बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे शुरुआत में, अब एकदम से क्लियर हो जाएगा। इट कैन बी सीन इन स्पायरोगायरा, सबके एग्जाम्पल्स आपको याद करने। बडिंग का कौन सा एग्जाम्पल है, एकदम बेस्ट एग्जाम्पल, प्राइम एग्जाम्पल, फिर फ्रेगमेंटेशन का एकदम प्राइम एग्जाम्पल, सबके एग्जाम्पल्स आप याद कर लो और सबके कीवर्ड्स याद कर लो। कीवर्ड्स कैसे मिलेंगे, मैं आपको इस पीपीटी में गोला 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 बनाकर दूंगी, वो आपके कीवर्ड्स हैं, वो अगर आपने लिख दिया अपने बोर्ड एग्जाम्स में तो आपके फुल मार्क्स गारंटीड। During this process, filament of Spirogyra simply breaks up into smaller pieces upon maturation। Spirogyra देख सकते हो आप लोग यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके जो फिलामेंट्स हैं, ठीक है, इसके जो फिलामेंट्स हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में खुद ब खुद टूटने लग जाते हैं जैसे ही वो मैच्योर होता है। एक ऑर्गेनिज्म कभी ना कभी मैच्योर होता है ना, फिजिकली, मेंटली तो कभी भी हो, पर फिजिकली अगर वो मैच्योर हो जाता है तो स्पायरोगायरा में जो फिलामेंट्स हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं और वही छोटे छोटे टुकड़े फिर से एक नया स्पायरोगायरा बना देते हैं, जितने टुकड़े उतने ज्यादा स्पायरोगायरा, बस यही है, सिंपल है। These pieces or fragments grow in new individuals। This process occurs under favorable condition। आप हर जगह asexual reproduction में, आप हर जगह, इनफैक्ट नॉट ओनली asexual reproduction, रिप्रोडक्शन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है बच्चों जो अनफेवरेबल कंडीशन में हो ही नहीं सकता, उसको पूरा का पूरा माहौल चाहिए, ठीक है, इस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। क्यों माहौल चाहिए, अरे भाई एक नया इंडिविजुअल पैदा हो रहा है इस धरती पे, इस दुनिया पे जितने भी लोग होते हैं वो अपने जैसा ही एक इंडिविजुअल फॉर्म कर रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या होगी, इससे बड़ा काम और क्या होगा। अब इतना बड़ा काम है तो उसके लिए पूरी तैयारी लगेगी ना, तैयारी का क्या मतलब हो गया, फेवरेबल कंडीशंस, सूटेबल इन्वायरमेंट जो हमें सूट करता हो, जिसकी वजह से हम ये इजीली ये प्रोसेस कर सके। सो अंडर फेवरेबल कंडीशंस, जो ये जो लाइन है ना, ये आप हर जगह रिप्रोडक्शन के हर एक पॉइंट में आप चिपका सकते हो कि दिस प्रोसेस वर्क्स अंडर फेवरेबल कंडीशन। क्या क्या कंडीशन है यहाँ पर स्पेसिफिक बताया भी गया है। मॉइस्चर होगा, टेम्परेचर होगा, लाइट होगा, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी होगी, पोषण, जब तक न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, जब तक अच्छा अच्छा खाना नहीं मिलेगा, तब तक एक नया इंडिविजुअल कैसे ग्रो करेगा भाई, मैच्योर कैसे होगा फिजिकली, खा पी के तंदुरुस्त होगा तभी तो वो मैच्योर होगा, तभी तो उसके फिलामेंट्स टूटेंगे और वो एक नया इंडिविजुअल बनाएगा, है कि नहीं। फिर seen in multicellular organisms which have a relatively simple body organization like Spirogyra। Spirogyra has filamentous body। However, all multicellular organisms cannot show cell by cell division as cells form tissues which form organ। सारे ही मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये हायरार्की नहीं होती कि पहले वो सेल बनाए, फिर टिश्यू बनाए, फिर ऑर्गन बनाए, फिर ऑर्गन सिस्टम बनाए, जैसे कि हमारे अंदर है। सब में ऐसा नहीं होता, जैसे कि स्पायरोगायरा में, उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है, फिलामेंट्स टूट जाते हैं, फिर से वो स्पायरोगायरा बना लेता है वो मल्टी सेलुलर, लेकिन ना तो उसको सेल का झंझट है, ना तो उसको
टिश्यू का झंझट है, ना तो उसको ऑर्गन का झंझट है और ना ही उसको ऑर्गन सिस्टम का झंझट है, कोई झंझट नहीं है, बिल्कुल एकदम क्लियर है प्रोसेस। हमारा फिलामेंट टूटेगा, जितने भी टुकड़ों में टूटेगा उतने स्पाइरो वगैरह बन जाएंगे, बस हमें कुछ नहीं सोचना, ठीक है, इस तरह से। Okay, these organs are placed at definite positions in the body, hence they need to use more complex method of reproduction. रीजनरेशन क्या होता है, ये कैसी एबिलिटी होती है जिसमें एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करता है जब उसके कुछ बॉडी के पार्ट जो है कट होके ब्रेक हो जाते हैं बहुत सारी पीसेस में, जैसे कि हाइड्रा है, प्लेनेरिया है, इसको कहते हैं रीजनरेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो प्लेनेरिया कट हो गई बॉडी हाफ में, जिसकी वजह से ये दो अलग अलग महाशय निकल के आ गए। हाइड्रा में देख सकते हो आप, इसकी बॉडी कट हो गई जिसकी वजह से देखो इस वाले पार्ट का कुछ भी टेंटिकल्स नहीं था, पर यहाँ टेंटिकल ग्रो किया। इस वाले पार्ट का लास्ट पोर्शन नहीं था, लेकिन ये लास्ट पोर्शन भी ग्रो किया। इसका क्या मतलब है कि हर एक सेल के अंदर वो रीजनरेशन की कैपेसिटी है ताकि वो पूरे के पूरे बॉडी को फिर से ग्रो कर सके। फिर देखो फ्रॉम दिस मास ऑफ सेल, हाँ, रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल, ये कीवर्ड है, इसको जरूर से लिखना, स्पेशलाइज्ड सेल विच रीडिवाइड्स टू फॉर्म अ मास ऑफ सेल्स। अब देखो जहां पर भी इनके स्पेशलाइज्ड सेल्स है ना, वो डिवाइड होते जाते उनके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो डिवाइड होकर फिर से वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म क्रिएट करेगा ही करेगा। So that is why they are known as having an specialized cells. Different cells undergo changes to become different cell types and these tissues. From this mass of cells, different cells undergo changes to become various cell types and tissues. अब इसी mass of cell की वजह से, इसी specialized cells की वजह से बहुत सारे cells, tissues बनने शुरू हो जाते हैं और फिर पूरा का पूरा एक individual create हो जाता है। However, generation is not the same as reproduction since most organism would not normally depend on being cut up to be able to reproduce. इससे इसका क्या मतलब हो गया, रीजनरेशन और रिप्रोडक्शन दोनों सिमिलर नहीं है, क्या पता इसकी बॉडी कभी कटे ही ना, ये भी तो प्रोबेबिलिटी है भाई, जरूरी थोड़ी कि सबके साथ हादसे होंगे। इसके साथ हादसा हो गया, क्या पता हाइड्रा के साथ हादसा हो ही ना, तो वो कभी भी ऐसा रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर तो ये कैपेसिटी है, पर उसको काटे कौन, खुद से तो काट नहीं सकता, बडिंग तो वो कर नहीं सकता। बडिंग वाले प्रोसेस में ना नेचुरली होता है, एक आउटग्रोथ निकला, खुद से कट हो गया, शेड हो गया और वो एक नया इंडिविजुअल बना लिया, पर इसमें तो ऐसा कोई फीचर नहीं है। इसीलिए ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर आप नोट कर लेना कि रीजनरेशन रिप्रोडक्शन की जैसा सेम टू सेम नहीं है। ये डिपेंड करता है कि वो कब कट किया जा रहा है, कैसे कट किया जा रहा है, या फिर कट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, ताकि वो रिप्रोड्यूस कर पाए या ना कर पाए। Some organisms show high regenerative capacity. Like what? कितना भी काट दो आप उसको, 100 टुकड़ों में काट दो, ये हमेशा ना एक्सटर्नल कंडीशंस की वजह से ही कट होने के बाद ये रीजनरेट होते हैं, ये इंटरनल कंडीशंस की वजह से कट नहीं हो सकते। So that is why they are not similar to reproduction. ओके, बट दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि भाई एक छोटा सा बॉडी का पार्ट कट गया तो वो पूरा का पूरा नया बॉडी बना लेगा, तो इसको तो इंक्लूड करना पड़ेगा ना इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बट इट इज नॉट सिमिलर क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की जरूरत होगी, इंटरनली कुछ नहीं हो सकता। बडिंग जो कि हाइड्रा में पाया जाता है, पेरेंट हाइड्रा डेवलप्स अ बड एट इट्स लोअर एंड, दिस ग्रोज इन साइज एंड फाइनली ब्रेक्स ऑफ टू लिव इंडिपेंडेंटली। हाइड्रा में आप देख सकते हो किस तरह से बर्ड्स हो बन रहे हैं और फिर नया हाइड्रा बन के तैयार हो जा रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कहीं पर भी कोई दिक्कत है, कोई भी टॉपिक अगर नहीं समझ में आया, कहीं पे भी डिफरेंस क्लियर नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, जस्ट कॉमेंट डाउन बिलो और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि वो सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। किसी भी एक लेक्चर को मैं लूंगी और आपका इस वाले चैप्टर से जितने भी डाउट्स होंगे वो सब क्लियर कर दूंगी। सो नाउ फोकस स्पोर फॉर्मेशन। और एक बात और कि अभी जो मैं लेक्चर ले रही हूँ उसके बेसिस पे आपको टेलीग्राम पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैं भेजूंगी। आपको टेलीग्राम वाला चैनल जो है उसको फॉलो करके आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, सो दैट आई कैन नो कि बच्चों को सारी चीजें समझ में आ रही है कि नहीं। सो डू पार्टिसिपेट इन द क्विज ऑन टेलीग्राम
एंड लेट मी नो कि आपका कितना तैयारी अच्छे से हो रहा है। स्पोर फॉर्मेशन, अगेन दिस सम बैक्टीरिया एंड लोअर ऑर्गेनिजम्स मेक स्पोर्स। कुछ बैक्टीरियाज भी बनाते हैं और कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स भी बनाते हैं, स्पोर्स बनाते हैं। सो जब स्पोर का फॉर्मेशन होता है ना, तो एक नॉब जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्पोरेंजियम बोलते हैं। कहाँ पे है ये स्पोरेंजियम? ये देखो, ये है स्पोरेंजियम, और इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स बन रहे हैं। टिप 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 टिप, ये सारे स्पोर्स हैं। ओके जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, सूटेबल टेम्परेचर, मॉइस्चर, सारे के सारे इन्वायरमेंट इनको सूटेबल वाले मिलेंगे, तुरंत स्पोर जो है वो जर्मिनेट कर जाएगा, तुरंत ऐसा फूटेगा और छोटे छोटे स्पोर जो है वो रिलीज होंगे एयर में, और कहीं पर भी उनको अगर सॉइल और न्यूट्रिएंट मिल जाता है वहां पे वो ग्रो करके एक नया का नया इंडिविजुअल बना लेते हैं, एक नया स्पोर जो है वो बना लेते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म है। Spores are covered by thick walls that protect them, and when they come in contact with moist surface or substratum, that begins to grow. आपने देखा होगा बहुत बार कि मॉइस्ट एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बैक्टीरिया फंगस को ग्रो करने के लिए। कोई भी ऐसा खाने पीने की चीज़ है ना, अगर उसको आप थोड़ी सी ज़्यादा टेम्परेचर, थोड़ी सी गर्मी वाले टेम्परेचर और मॉइस्चर में रख दोगे, कुछ ही दिन में आपको दिखेंगे फंगस ग्रो कर रहा है। वो फफूंद होता है ना व्हाइट कलर का, एकदम प्यारा सा ऐसा वेलवेटी स्ट्रक्चर, उसको वो फंगस होते हैं। तो अगर वो आप देख लिए तो इसका मतलब यही है कि वहां पे मॉइस्चर भी था, वहां पे सूटेबल उनका टेम्परेचर भी था। बहुत ज्यादा ठंड में, बहुत ज्यादा गर्मी में भी वो ग्रो नहीं कर सकते, और बिना मॉइस्चर के तो वो कर ही नहीं सकते। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि बारिश के मौसम में, जब रेनी सीजन आता है, जब मॉनसून आता है, उस टाइम पे खाने पीने की चीज़ों को बहुत ज़्यादा सावधानी से हम लोग रखते हैं। बाहर का खाने को मना करती है मम्मा, है ना, जाओ गोलगप्पे मत खाओ, बारिश का मौसम चल रहा है, पता नहीं मॉइस्चर, पूरे इन्वायरमेंट में मॉइस्चर है, पता नहीं इतने सारे बैक्टीरियाज ग्रो कर रहे हैं, इतने सारे फंगस ग्रो कर रहे होंगे, कौन सा स्पोर कहाँ पे कौन से खाने में जाके चला जाए, बीमार कर दे, पेट दर्द होने लग जाए, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाए। तो मम्मा इसी वजह से कंसर्न होती है। पुराने ज़माने से इसीलिए कहा जाता है कि बारिश के मौसम में तुरंत ताज़ा खाना बना के खा लेना चाहिए, उसको ज़्यादा देर तक रखना नहीं चाहिए। सो नाउ यू नो कि इनको मॉइस्चर की ज़रूरत है, तो हम इनको मॉइस्चर नहीं देंगे जहाँ पे भी हमारे खाने पीने की चीज़ें रखी है, राइट। सो राइजोपस बॉडी इज मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी। राइजोपस का जो बॉडी है वो हाइफी के जैसा स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है। फिर वो इरेक्टेड हाइफी जो है उसमें बहुत सारे स्पोरेंजियाज होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया येलो वाला वो करके, और उसके अंदर क्या होता है, वो पहले तो चारों तरफ जो है प्रोटेक्टिव कवर होती है, क्योंकि वो वेट कर रहा है कि कब सूटेबल कंडीशंस आए, और फिर इसके अंदर का जो स्पोर्स है वो वहीं पर मतलब वहीं पे ग्रो कर रहा होता है। जैसे ही सूटेबल कंडीशन आया, वो जर्मिनेट कर गया, एयर के थ्रू या किसी भी मीडियम के थ्रू वो ट्रैवल कर लिया, और सॉइल और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते ही वो ग्रो कर लिया। इट इज ऑल अबाउट दैट। आप अच्छे से इसको पढ़ लो। व्हेन द स्पोर्स फॉल ऑन द सूटेबल मीडियम, जो मैं बोल रही हूँ बस वही सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। अब आते हैं हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक हायर प्लांट्स, मेथड बाय विच प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय देयर वेजिटेटिव पार्ट्स सच एज रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। अब देखो क्या होता है, कुछ प्लांट्स आपने ऐसे देखे होंगे कि मम्मा लोग गार्डनिंग करती होगी, आप भी करते होगे शौक से, कोई भी करे, तो आपने देखा होगा लोगों को उसकी किसी प्लांट की टहनी काट के उसको सॉइल में लगा दिया, उससे नया सा वो प्लांट ग्रो कर गया, है ना। तो वो क्यों हुआ? वो इसकी वजह से हुआ क्योंकि हर एक सेल में वो कैपेसिटी है कि वो पूरा का पूरा एक प्लांट को रीजेनरेट कर सके। तो यहाँ पे वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं, रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, हर एक पार्ट के अंदर वो कैपेसिटी है कि वो क्या कर सकता है, रीजेनरेट कर सकता है। हर प्लांट में, हर पार्ट में नहीं होता, हर प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में होता है। फॉर एग्जाम्पल जिंजर, राइजोम, ठीक है, जिंजर का राइजोम, अभी यहाँ पे नहीं, अगले स्लाइड में दिखेगा वो आपको। यहाँ पर ये देख लो, रनर ऑफ मिंट, इसके जो रूट्स होते हैं उसमें से मिंट का प्लांट जो है वो निकल सकता है। अगर आपके पास सिर्फ मिंट का रूट है ना, उसको आप सो कर दो सॉइल में, तो वहां से आपको मिंट का पूरा प्लांट मिल सकता है। लेकिन अगर आप मिंट के लीव्स को सो कर दोगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा।
So every plant individual has their own part which has that regenerative capacity of vegetative propagation. वो प्रोपगेटिव कैपेसिटी जो होती है, वो प्रोपगेटिव फीचर जो होता है, वो किसी भी एक प्लांट के किसी एक ही पार्ट में प्रेजेंट होगा, या तो स्टेम में हो, या तो लीव्स में हो, या तो रूट्स में हो, पर सब जगह नहीं होगा, अदरवाइज वो रीजनरेशन वाले पोर्शन में चला जाएगा, वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में नहीं आएगा फिर। तो इसके दो टाइप होते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल को हम टिश्यू कल्चर भी बोलते हैं, जिसको अभी हम अगले स्लाइड्स में पढ़ेंगे। मिंट रिप्रोड्यूसेस नेचुरली बाय रूट्स, अभी मैंने जस्ट बताया, शुगर केन, जैस्मीन बाय स्टेम्स, मिंट, रूट्स, these are the key points, so remember sugar cane, jasmine, ये सब स्टेम से प्रोपगेट होते हैं, यानी कि अगर इन सब प्लांट के आपको स्टेम्स भी मिल जाए ना, तो आप इनसे पूरा का पूरा शुगर केन का प्लांट, पूरा का पूरा जैस्मिन का प्लांट ग्रो कर सकते हो। Bryophyllum by leaves. Bryophyllum is a very good prime example for vegetative propagation by leaves. बहुत कम ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके लीव्स ही वेजिटेटिव प्रोपगेशन करा रहे हैं, उसके लीव्स ही पूरे के पूरे प्लांट को ग्रो करने की कैपेसिटी रख रहे हैं। सो ब्रायोफिलम इज अ प्राइम एग्जाम्पल, और यहाँ पर आप उसका डायग्राम देख सकते हो। So, in bryophyllum, buds are produced in the notches along the leaves margin, and when they fall on the soil, they develop into new plants. यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे ब्रायोफिलम के नॉच पे ना कुछ बर्ड्स बन रहे हैं छोटे छोटे, वो बर्ड्स आगे चल के जर्मिनेट होके सॉइल के कांटेक्ट में जब आते हैं तो जर्मिनेट होके पूरा का पूरा ब्रायोफिलम का प्लांट बना लेते हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। इंपॉर्टेंस क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का? सो नाउ लिसन टू दिस। प्लांट्स कैन बेयर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर. Plants which have lost the ability to produce viable seeds can also reproduce by vegetative propagation. मान लो कि कोई ऐसा प्लांट है, बहुत रेयर मिलता है वो, ठीक है, बहुत रेयर उसको खोजा जा पाता है, तो हमारे पास उसकी सीड नहीं है ताकि हम उसको कहीं पे भी ग्रो कर सके। लेकिन अगर हमारे पास एक प्लांट भी है ना, तो उस एक प्लांट का अगर हमें पता है कि कौन सा पार्ट उसके प्लांट बॉडी का वेजिटेटिवली प्रोपगेट कर सकता है, हम उससे सैकड़ों प्लांट्स बना सकते हैं, और फिर उन सैकड़ों प्लांट से हजारों प्लांट्स बन सकते हैं। सो नाउ यू नो कि अगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं होता तो उनके एक्सटेंट होने की संभावना ज़्यादा होती। अब अगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन है तो हम उन प्लांट्स को फिर से रीग्रो कर सकते हैं, उनको एक्सटेंट होने से बचा सकते हैं, उनके जो भी मान लो कोई मेडिसिनल फीचर्स होंगे, कोई इकोनॉमिक वैल्यू होगी, कोई भी किसी भी तरह से वो इम्पॉर्टेंट होगा, तो वो फिर से हम रिटेन कर सकते हैं। एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग about vegetative propagation. All plants are genetically almost similar to the parent plant. Of course, it is a part of asexual reproduction. So सारे के सारे प्लांट जो होंगे अपने पेरेंट प्लांट से सिमिलर होंगे, इनफैक्ट आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि एक जैसे दिखते हैं वो। The property of vegetative propagation is used by horticulturists in developing methods like layering, grafting to grow many plants like sugarcane, roses और grapes. Rose is a prime example. आपके घर पे मिल जाएगा रोज का प्लांट, आपने देखा होगा, उसके स्टेम्स को कट करके अगर ग्रो कर दो सॉइल में तो वो पूरा का पूरा रोज का प्लांट बना देता है। So this is how horticulturists जो होते हैं, यानी कि specialized people who are like specialized for growing fruits and trees. So they are doing the same method to grow many kind of plants of the same species or of different species, depends on the condition. टिश्यू कल्चर, अभी मैंने बताया आपको कि दो तरह के वेजिटेटिव प्रोपगेशन होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल में टिश्यू कल्चर इज द थिंग। अब टिश्यू कल्चर होता क्या है, इसमें नए प्लांट बन जाते हैं किसी भी एक सेल से। So fascinating this is, है ना, कि वहां पर कोई प्लांट का बॉडी था, उसका कोई पार्ट था, स्टेम है, लीव्स है, रूट्स है, तमाम तरह कुछ भी है। यहाँ पर भाई हमें सिर्फ एक सेल चाहिए, वो तो दे सकते हो, प्लांट का एक सेल दे दो, हम आर्टिफिशियल टेक्निक से, टिश्यू कल्चर से उसका पूरा का पूरा प्लांट बना देंगे, और फिर वो प्लांट जो है कभी उसकी कमी नहीं होने देंगे। तो दिस इज अ मॉडर्न टेक्निक, और ये एक तरह का इवोल्यूशन है, ठीक है, इस टेक्निक में एक इवोल्यूशन है।
The technique of developing new plants from a cell of tissue in a nutrient medium under aseptic condition. What is aseptic condition? Where no unicellular organisms are found, where no any kind of organism is found. कहीं पर भी एक बैक्टीरियल स्ट्रेन नहीं मिल सकता, पूरी तरह से आइसोलेटेड, एसेप्टिक कंडीशंस, ठीक है। द सेल और टिश्यू इज प्लेस्ड इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम, यहाँ पर भी न्यूट्रिएंट, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आर्टिफिशियली न्यूट्रिएंट मीडियम में हम उसको रखते हैं। हमें पता होता है उसको किस तरह का खाना पसंद है, तो हम क्या करते हैं, उसके पसंद का खाना रख देते हैं, तो ताकि वो सेल जो है वो धीरे धीरे उसको खा के ग्रो करे, फिर वो पूरा का पूरा एक प्लांट बना दे। तो देखो दिमाग है ना। Where it forms a mass of cells called callus. क्या होता है, एक सेल को अगर हम ग्रो करना शुरू करते हैं तो किसी न्यूट्रिएंट मीडियम में हमने रखा, उस सेल को हमने प्लेस किया, धीरे धीरे सेल है तो सेल में डिवीजन भी होगा, तो जब सेल डिवीजन होती जाती है तो एक टाइम पे मास ऑफ सेल्स बन जाते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स बन जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैलस। क्या बोलते हैं हम, कैलस। दिस कैलस इज देन ट्रांसफर, अब उसको हम वही नहीं रखेंगे, उसको हम ट्रांसफर करेंगे फिर दूसरे न्यूट्रिएंट मीडियम में, कि अब उस कैलस को किस तरह का खाना पसंद है, एक ही खाना खा के बोर हो गया होगा ना, अब उसको दूसरे तरह का खाना देंगे। मान लो शुरुआत में दे रहे थे मटर पनीर, दोबारा देंगे अगर वो नॉन वेजिटेरियन होगा उसको देंगे, समझ गए होगे आप लोग, तो अच्छा और इन्हांस करके खाना देंगे वो, और बेटर न्यूट्रिएंट मीडियम देंगे उसको। फिर वेरी डिफ्रेंशिएट्स एंड फॉर्म्स अ न्यू प्लांट, जैसे उसका खाना चेंज हुआ, अच्छे से बहुत अच्छे वाले खाने पे आया, फिर तो भाई खुश, कैलस जो है सीधा नया प्लांट बना रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, टिश्यू कल्चर। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से हो रहा है ये। सबसे पहले सेल्स को अलग अलग हमने रख दिया, उसके बाद धीरे धीरे ये ग्रो करके पूरा का पूरा एक प्लांट बना रहा है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब आते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। ए सेक्सुअल वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अब हम आएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है। अब हमने ए सेक्सुअल वाला पार्ट तो कंप्लीट कर लिया, मैंने उसमें क्या क्या बताया था एक बार फिर से रिवाइज करो। उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, उसमें कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता क्योंकि गैमीट्स ही फॉर्म नहीं होते। यहाँ पे जस्ट उसका ऑपोजिट होगा, यहाँ पे मोर देन वन पेरेंट विल बी इन्वॉल्व, लाइक कॉमनली 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, सेक्स सेल्स बनते हैं यानी जर्म सेल्स बनते हैं, यहाँ पे फ्यूजन होता है गैमीट्स का और फिर एक नया ऑफस्प्रिंग बन के निकलता है। ओके, सो नाउ यू कैन सी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हम प्लांट्स में भी देख सकते हैं और ह्यूमन बींग्स में भी देख सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में देख सकते हैं, लेकिन यहाँ आपके सिलेबस में प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स की हम स्टडी करेंगे with reference to sexual reproduction. The mode of reproduction that take place with the involvement of 2 individuals. यहाँ देखो क्या लिखा है, 2 individuals. Single parent is not involved, 2 parent, at least 2 parent is involved of 2 different sexes, that is male and female. अब अगर 2 अलग अलग तरह के parent involve होंगे तो अब क्या फायदा, अगर एक ही जेंडर का हो, एक ही सेक्स का हो, तो क्या फायदा, 2 ऑपोजिट जेंडर के होने जरूरी है ना, तभी तो एक मेल का क्वालिटी एक फीमेल का क्वालिटी उसके बच्चे में जाएगा, है ना, हमारे अंदर। अच्छा, आपके घर पे जब आप छोटे हो गए, कई सारे रिश्तेदारों से आपने सुना होगा, अरे बेटा तुम तो एकदम अपने पापा पे गए हो, अरे बेटा तुम्हारे बाल, तुम्हारे नैन नक्श तो बिल्कुल तुम्हारी मम्मा पे गए हैं। तो व्हाट डज इट मीन कि उनकी कुछ फीचर्स तुम्हारे अंदर आई, पापा के कुछ फीचर्स तुम्हारे अंदर आई और तुम उनका मिक्सचर बन गए। तो कुछ लोग तुम्हें मम्मा से रिजेंबल कर रहे हैं, तो कुछ लोग तुम्हें पापा से रिजेंबल कर रहे हैं, तुम ही नहीं समझ पा रहे हो कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये लोग, बट नाउ यू नो कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल उनका जो है वो मिक्स होके तुम्हारे अंदर गया है। During sexual reproduction, male organism having male sex organs produce male gametes, that is sperms, which are small and motile. Motile मतलब that can move, जो move कर सकते हो और छोटे होते हैं. And the female organism having female sex organs produce ova, which are generally large and store food and is non-motile. एक और word add कर लो, non-motile. ठीक है. ओवा जो होते, जो भी फीमेल
सेल्स होते हैं जो फीमेल सेक्स ऑर्गन से बने हुए होते हैं वो जनरली नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि वो मूव नहीं कर सकते। देखते ही हो आप लोग, लड़के ही लड़कियों के पीछे पीछे भागते हैं, लड़कियां कहाँ क्या करती, कुछ नहीं करती, वो बस अपने मौज में। लड़के ही हमेशा पीछे पीछे आगे पीछे करते रहते हैं। डोंट माइंड, मैं बहुत ज्यादा जेंडर बाइस नहीं हो रही हूँ, बट होता है ना ऐसा। लड़के ही सोचो, ओरिजिन ऑफ लाइफ से ही ये चीज है। जब लड़के स्पर्म हुआ करते थे तब से ही वो क्या कर रहे हैं, वो मोटाइल है, वो घूम रहे हैं यहाँ से वहां, ढूंढ रहे हैं कहाँ है फीमेल सेक्स सेल्स, कहाँ है ओवा, तो वो घूम रहे हैं। और फीमेल को कोई मतलब नहीं है, वो है हाँ ठीक है, बहुत सारे आते जाते हैं। अभी देखना आगे चल के कितने सारे स्पर्म्स घेरे रहेंगे, उसमें से किसी एक को चांस मिलता है पेनिट्रेट करके अंदर जाने का। सो दिस इज व्हाट इज फ्रॉम द ओरिजिन इटसेल्फ। अभी जैसा हो रहा है ना डेली लाइफ में, वैसे ही होता आया है इवन व्हेन वी वर नॉट इवन बॉर्न। सो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि स्पर्म्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं और ओवम जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है। मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट दैट ग्रोज इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। अब आप बोलोगे कि जब दोनों फ्यूज हो रहे हैं तो फिर कैसे, मतलब ये चीज़ डिस्टिंग्विश हुआ या ये चीज़ डिटरमाइन हुआ कि स्पर्म मोटाइल है और ओवम जो है वो नॉन मोटाइल है, तो उसका जो ऑफस्प्रिंग होगा वो मोटाइल होगा कि नॉन मोटाइल होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट क्रोमोसोम्स एंड दिस इज ऑल अबाउट डीएनए। क्रोमोसोम्स पे जब हम जाएंगे, जेनेटिक्स की स्टडी करेंगे, जब वो वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू यहाँ पे बता देती हूँ, वैसे आपको पता भी होगा पर फिर से बता देती हूँ कि दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, एक्स एंड वाई। तो जो फीमेल्स होती है उनके पास जो सेट ऑफ पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो होता है एक्स एक्स डबल एक्स। और जो मेल के पास जो सेक्स हार्मोन्स पाए जाते हैं, सेट ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, दैट इज एक्स एंड वाई। तो जब मियोसिस होता है, फिर माइटोसिस होता है, जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से सिर्फ और सिर्फ ऑफस्प्रिंग के अंदर दो क्रोमोसोम्स जा सकते हैं, तो फीमेल का तो ऑब्वियस है कि एक्स ही जाना है, उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। पर अगर मेल का अगर एक्स चला गया तो एक्स एंड एक्स विल बी फीमेल फॉर्मिंग डॉटर, और अगर वाई चला गया तो एक्स एंड वाई विल बी फॉर्मिंग मेल, यानी कि सन होगा। सो दैट डिटरमाइंस, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि मेल जो है वो डिटरमाइन करता है कि उनकी ऑफस्प्रिंग जो होगी वो मेल होगी या फीमेल होगी, सन होगा या डॉटर होगा। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब हम सिग्निफिकेंस देखेंगे इसका कि क्यों ये जरूरी है, और फिर लिमिटेशंस भी देखेंगे, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स डीएनए एज वेल एज सेलुलर apparatus of two different organisms which promote diversity of characters in the offspring. Diversity क्या है भाई? भिन्नता। कोई भी चीज एक दूसरे से अगर अलग है तो वो क्या है, डाइवर्स है, वेरिएशन आ गया उसके अंदर। पेरेंट्स की तरह आप दिखते होगे पर हूबहू पेरेंट्स के जैसे आप नहीं हो। आपकी शक्ल, आपके बॉडी के फीचर्स, आपका बिहेवियर, आपका सब कुछ हो सकता है आपकी मम्मी से भी मिले, आपके पापा से भी मिले, हो सकता है आपके फैमिली में, आपके फैमिली ट्री में ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह से भी मिले, पर दैट डजंट मीन कि आप उनके आइडेंटिकल हो, क्योंकि आप एक अलग इंडिविजुअल हो। आपके अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो मिक्सचर ऑफ टू पीपल का जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, तो आप बिल्कुल ही अलग हो। आपका जो जेनेटिक फॉर्मूला है वो बिल्कुल अलग है, उनका जो है वो बिल्कुल अलग है, बट क्योंकि उन दोनों के जर्म सेल्स के फ्यूजन से आप बने हुए हो, सो वो फ्यूजन का जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट तो होगा लेकिन कहीं ना कहीं रिजेंबल करेगा। तो इसकी वजह से डाइवर्सिटी बढ़ती है। इतने सारे लोग हैं दुनिया में, इतने सारे इंसान हैं, क्यों सब एक दूसरे से अलग दिखते हैं? कभी कभी ऐसा होता है जो हमें लगता है कि अरे वो तो मेरे जैसा दिखता है, पर बिल्कुल ही मेरे जैसा नहीं दिख सकता, थोड़ी बहुत वेरिएशन उसके अंदर भी होगी। तो व्हाई इज दिस वेरिएशन कमिंग? बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पर इतनी ज़्यादा डीएनएज हैं, जहाँ पे इतना ज़्यादा कॉम्बिनेशन हो रहा है अलग अलग डीएनएज का, तो वहाँ पे वेरिएशन होगा ही होगा। और ये एक अच्छी चीज़ है ना, अदरवाइज मैंने बताया ही आपको, सब लोग एक जैसे दिखेंगे तो कैसा लगेगा, डर जाओगे। सो since gametes are derived from two different organisms, it results in a new combination of genes which increase the chance of genetic variation. अब दो तरह के अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं तो अलग अलग कॉम्बिनेशन होंगे जीन्स के, ठीक है।
कहते हैं ना कि वो उसकी हाइट जो है ना, उसकी मम्मा की हाइट तो थोड़ी कम है, पापा की हाइट बहुत ज़्यादा है, तो उसकी हाइट जो है ना उसके पापा की वजह से इतनी ज़्यादा हुई होगी। क्यों ज़्यादा हुई होगी? हो सकता है हाइट को डिटरमाइन करने वाले जो फैक्टर ऑफ जीन्स हैं वो जीन्स उसके बेटे में आ गए, इसीलिए वो भी बहुत लंबा सा हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है। कॉम्प्लेक्शन, हर एक फीचर का जीन्स होता है, ठीक है, हर एक फीचर के लिए जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो जिस भी पेरेंट का जो भी जीन अगर ट्रांसफर हुआ है तो वो उसको एक्सप्रेस करेगा उसकी बॉडी में। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व क्या करता है? डिविजन इन द सेक्स ऑर्गन दैट रिड्यूसेस द डीएनए मैटर to half so that the zygote formed after fusion has the same amount of DNA as a parent. It maintains DNA in a species. What does it mean? क्या मतलब हुआ इसका? 46 क्रोमोसोम्स यानी कि 23 एंड 23, हर एक इंसान के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होंगे ही होंगे। 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हर इंसान के अंदर होने। तो अगर दो इंसानों के गैमेट को फ्यूज करके बच्चा बन रहा है, ऑफस्प्रिंग बन रहा है, तो कायदे से तो 46 + 46 हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि रिप्रोडक्शन होने से पहले ही जब वो प्रोसेस स्टार्ट होता है तो मियोसिस के टाइम सबसे पहले रिडक्शन डिवीजन होता है। रिडक्शन डिवीजन दैट मीन्स कि डीएनए का जो अमाउंट है, क्वांटिटी है, वो रिड्यूस होके हाफ हो जाती है, और इस प्रोसेस को मियोसिस भी बोलते हैं। मियोसिस इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। माइटोसिस इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन, जिसमें सेल जो है इक्वली हाफ में डिवाइड होता है, लेकिन मियोसिस में रिड्यूस टू हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे जब मियोसिस होगा तो एक इंडिविजुअल का जो 46 क्रोमोसोम था ना उसका हाफ हो जाएगा, 23 हो जाएंगे। दूसरे इंडिविजुअल, दूसरे पेरेंट का हाफ हो जाएगा, फिर 23 एंड 23 फ्यूज करेंगे और फिर 46 क्रोमोसोम्स वाला एक इंडिविजुअल जो है वो पैदा हो जाएगा, जो कि एक आइडियल कंडीशन है हर एक ह्यूमन स्पीशीज की, ठीक है। उसी में कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्रोमोसोम का नंबर घट गया या बढ़ गया ऑफस्प्रिंग के अंदर, तो उसको जेनेटिक डिजीज हो जाती है। वो जेनेटिक प्रॉब्लम जो हो जाती है उसकी वजह से उसके पूरे बॉडी का जो फीचर है वही चेंज हो जाता है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी जेनेटिक इश्यूज है, जेनेटिक डिजीजेस हैं जो हम लोग जेनेटिक्स पढ़ते समय इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। अब इसके लिमिटेशंस क्या है बच्चों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डीएनए from two different organisms which may bring some undesirable feature also. अभी जो मैंने बोला ना कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्रोमोसोम्स की जो संख्या है वो कभी कभी बढ़ भी जाती है, 46 की जगह 47 हो जाता है, कभी कभी घट भी जाती है, 45 हो जाता है, कभी एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, कभी वाई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, कुछ भी हो जाता है कभी कभी रेयर कंडीशन में। तो वो अनडिजायरेबल फीचर्स भी कभी कभी एक्सप्रेस हो जाते हैं। उसकी वजह से सोचो कि एक इंसान है, उसके अंदर 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ही होंगे, अगर उससे ज़्यादा या कम हो गए तो वो इंसान कहाँ रहा? टेक्निकली तो वो इंसान कहलाएगा ही नहीं। तो सोचो कि वो उसके बॉडी के फीचर्स कितने डिफरेंट हो जाएंगे ना हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से। होते तो वो ह्यूमंस ही हैं, पर ऐसी छोटी छोटी कमियों की वजह से या फिर ऐसी प्रॉब्लम्स की वजह से, ऐसे इश्यूज जो आ जाती है उसकी वजह से उनका जो पूरा का पूरा बॉडी है, पूरा फिजिकल अपीयरेंस, मेंटल अपीयरेंस, सब कुछ बिगड़ जाता है। सो दिस इज द लिमिटेशन। अब आते हैं हम लोग प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इट अकर्स मोस्टली इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट्स। क्या है? फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसी के अंदर मेल पार्ट है, उसी के अंदर फीमेल पार्ट है, उसी के अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा है जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और वहीं से एक नया का नया प्लांट बनकर निकलता है। pollen grains of a flower transfer to the stigma. pollen grain क्या है? pollen grain is the male germ cells. pollen grains क्या है? यहाँ पर लिख लो, मेल
जर्म सेल्स। ओके, मेल जर्म सेल्स क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो कि स्टिग्मा पे जाके लैंड करते हैं टू जर्मिनेट। वहां पे क्या होता है? कार्पल के स्टिग्मा पे, स्टिग्मा क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पार्ट, नॉट द मेन रिप्रोडक्टिव फीमेल ऑर्गन, नो, इट इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वहां पे जाके पॉलन ग्रेन्स लैंड करते हैं। अगर सेम ही फ्लावर पे ये हो रहा है तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे, अगर अलग फ्लावर पे हो रहा है तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। तो ये जो ट्रांसफर हो गया ना, ये बहुत सारे कैरियर्स की वजह से भी हो सकता है। विंड की वजह से होगा, इसको एनीमोफिली बोलेंगे, वाटर की वजह से होगा, हाइड्रोफिली बोलेंगे, एनिमल्स में इंसेक्ट्स की वजह से होगा, एंटेमोफिली बोलेंगे, बहुत सारे इसके टर्मिनोलॉजीज हैं। आफ्टर पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो एग सेल पे पहुंच जाते हैं और एक पॉलन ट्यूब क्रिएट कर देते हैं। जो स्टिग्मा है ना, अभी मैं दिखाऊंगी सब कुछ, सो डोंट वरी। फिर ये तो ओवरव्यू है, अभी आगे चल के मैं दिखाऊंगी। फर्टिलाइजेशन होता है पॉलन ग्रेन और फीमेल के एग सेल के बीच में, और फिर वो क्या फॉर्म करता है? एक एम्ब्रियो फॉर्म करता है। और ये सारा प्रोसेस जो हो रहा है वो ओवरी के अंदर हो रहा है। The zygote divides several times to form an embryo within the ovule. Ovule develops a rough coat and is converted into a seed. Ovule जो है वो seed में convert हो जाता है और ovary जो है वो fruit में convert हो जाती है। Ovary grows rapidly and ripens to form fruit. देखो यहाँ लिखा भी है, ovary fruit बन जाएगी, ovule seed बन जाएगा। कैसे बन रहा है आगे चलेंगे, पढ़ेंगे। While the seed contains a future plant or the embryo which develops into a seedling under suitable condition, this process is known as germination. Germination क्या है? एक ऐसा process है जिसमें ओव्यूल जो है वो जर्मिनेट कर जाता है और एग सेल जो है वो एम्ब्रियो बन जाती है पॉलन ग्रेन के फ्यूजन के साथ। फिर क्या हो रहा है? स्टेमेंस को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं जो कि पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है और क्या कंटेन करता है? उसके अंदर होते हैं मेल गैमीट्स। ईच स्टेमन हैज टू पार्ट्स, दो पार्ट होते हैं स्टेमन के अंदर, स्टॉक और एंथर। स्टॉक एक लंबी सी जो डंडी होती है, ठीक है, उसके ऊपर एंथर मतलब कि एक प्लेटफॉर्म सा होता है, उसको एंथर बोलते हैं। वहीं पे सारे के सारे पॉलन ग्रेन्स स्टोर्ड होते हैं। फिर सोलन टॉप पार्ट विच हैज लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स, तो वो क्या है? वो है एंथर। कार्पेल क्या है? कार्पेल को हम पिस्टल भी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं पे आपको पिस्टल पूछ लेगा, कहीं पे आपको कार्पेल पूछ लेगा, यू हैव टू रिमेंबर दिस कि कार्पेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का दो नाम है, कार्पेल एंड पिस्टल, दोनों में से कोई भी यूज करो। तो वहां पे ओव्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं जिसके अंदर फीमेल गैमीट्स पाई जाती हैं। उसके तीन पार्ट होते हैं। स्टिग्मा भी एक डंडी सी स्ट्रक्चर होती है, डंडे जैसी, उसके ऊपर ही वो टॉप में स्टिकी पार्ट होता है, ठीक है। स्टिग्मा जो रिसीव करती है पॉलन ग्रेन्स, और फिर स्टाइल जो वो डंडी उसके साथ जो लगी हुई है, चिपकी हुई है, उसको बोलते हैं स्टाइल। और फिर ओवरी जब सबसे बॉटम में वेट कर रही है कि जल्दी से पॉलन ग्रेन्स आए और फिर हम जर्मिनेट करने के बाद फर्टिलाइज करके एक अच्छा सा फ्रूट बनाए, टेस्टी सा, ठीक है, यानी कि एक ऑफस्प्रिंग बनाए। ईच ओव्यूल हैज एन एग सेल फीमेल गैमेट, ठीक है। द फ्लावर्स में भी बाइसेक्सुअल, या एक तो ऐसा हो सकता है कि एक ही फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है यानी कि स्टेमन्स भी है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है यानी कि पिस्टल भी है। एक तो ऐसा कंडीशन हो सकता है। एक हो सकता है कि वो यूनिसेक्सुअल हो, यानी कि सिर्फ एक ही प्लांट के जो फ्लावर्स होंगे उसमें या तो सिर्फ मेल होगा रिप्रोडक्टिव पार्ट या तो सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगी, यानी कि उसमें से आ जाते हैं पपाया, वाटरमेलन। बाइसेक्सुअल में आ जाता है मस्टर्ड, चाइना रोज यानी कि हाइबिस्कस, गुड़हल का फूल देखा होगा। आई विल ट्राई कि इस पे एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट में करूँ, बट आई एम नॉट गिविंग यू माई वर्ड्स, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि ऐसा मैं सोच रही हूँ ताकि आपके प्रैक्टिकली जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। हाइबिस्कस, चाइना रोज पे मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे क्योंकि वो बाइसेक्सुअल है तो ज़्यादा फ्लावर्स लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस पर मैं दिखाऊंगी कि स्टेमन क्या होता है, कार्पेल क्या होता है,
कैसे वो उसके ऊपर जो पॉलन ग्रेन्स है, येलो येलो वाला देखा ना आपने, छोटा छोटा पॉलन, वो पॉलन ग्रेन्स है, वो कैसे लैंड करता है स्टिग्मा पे, फिर वो पॉलन ट्यूब बनाता है और फिर ओव्यूल के अंदर कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये आई विल ट्राई टू शो यू, अदरवाइज इसी पे अभी फिलहाल देख लेते हैं कि क्या क्या है। अब आप देखो, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर सा ये फ्लावर का डायग्राम है। पहले आप इसको अच्छे से देख लो, ठीक है, देख लिया आपने। अब देखो ये फ्लावर है, मैं इसकी बात कर रही थी, इसको जो हाईलाइट किया है ना, यहाँ पे डाला गया है इसको, तो ये क्या है, ये है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि ये है आपका स्टेमन, जो 3 पार्ट में होता है। एंथर, पॉलन ग्रेन्स होते हैं यहाँ पे छोटे छोटे, और फिलामेंट, ये जो लंबी सी डंडी है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हाईलाइट किया गया है, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ओव्यूल का। बाकी तो ये पूरा का पूरा आपका फीमेल है। ये जो जितना ग्रीन वाला पोर्शन आप देख रहे हो ना, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, ये जो ब्लू से मैंने जितने दूर तक आउटलाइन किया है, ये पूरा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। 3 पार्ट इसके होते हैं, एक क्या होता है स्टिग्मा, फिर ये है स्टाइल, और यहाँ पर है ओवरी, ठीक है, ये पूरा क्या है ओवरी, और ये ओव्यूल का एक पोर्शन दिखाया जा रहा है जहाँ पे आपको एग्स दिख रहे हैं। तो यही एग्स जो है पॉलन ग्रेन इसको फ्यूज, पॉलन ग्रेन के साथ ये फ्यूज करेगा, जर्मिनेट करेगा और फिर एक नया एम्ब्रियो बन के आ जाएगा। पॉलिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। पॉलिनेशन क्या है, जैसा फर्टिलाइजेशन होता है वैसा ही है एक प्रोसेस, जिसमें पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा ना कि एक फ्लावर के अंदर स्टिग्मा का क्या रोल है, वो क्यों उसके ऊपर जो ये ऐसे करके, ये जो मान लो ये लाइन है ना, ये एक लाइन है, ये क्या है स्टाइल है, और ऐसे करके होगा स्टिग्मा का ऊपर वाला पार्ट, वो क्या है, वो रिसेप्टर है, वो ना पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करने के लिए बैठे हैं, आओ जल्दी से सारे पॉलन ग्रेन्स मेरे ऊपर गिर जाओ, तो फिर वो गिरेंगे स्टिग्मा के ऊपर, तो वहीं से क्या होगा पॉलन ट्यूब अराइज करेगा और स्टाइल के अंदर से वो जाके सीधा का सीधा ओवरी में जाके वो मिल जाएगा। फिर वहाँ पे मेल जर्म सेल्स निकलते हैं जो कि एक एक्सेल के साथ फ्यूज करता है, एक और जो है दो जर्म सेल्स निकलते हैं, एक क्या होता है एक एक्सेल के साथ फ्यूज करता है और एक 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है। अभी आगे चल के पढ़ रहे हैं, चलो। तो फिर इसमें 2 तरह के पॉलिनेशन होते हैं, सेल्फ होता है यानी कि एक ही फ्लावर है उसी के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं और दोनों आपस में ये पॉलिनेशन कैरी आउट करें। क्रॉस पॉलिनेशन जो यूनिसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं, यानी कि एक फ्लावर दूसरा फ्लावर, एक में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एक में दूसरे में फीमेल है, तो मेल वाला जो पॉलन है वो फीमेल वाले में जाएगा, तो दैट इज डिफरेंट प्लांट ना, डिफरेंट प्लांट का डिफरेंट फ्लावर है, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। सिंपल, कुछ भी इसमें तामझाम वाली चीज नहीं है। देखो ये मान लो मेल है और वो मान लो फीमेल है, मेल का जो नहीं, इसमें तो दिखा रहे कि दोनों ही एक जैसे हैं। मान लो कि 2 अलग अलग फ्लावर हैं, दोनों में ही मेल और फीमेल दोनों पाया जा रहा है, पर फिर भी वो लोग क्रॉस पॉलिनेशन कर रहे हैं। इट इज जस्ट अ कंडीशन, जरूरी नहीं है कि जिनके अंदर जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे उनमें सिर्फ सेल्फ ही होगा, उनमें भी क्रॉस हो सकता है। भाई पॉलन ग्रेन्स के पास दिमाग नहीं है ना पंख हैं जो उड़ के अपने मन से जाएंगे कहीं भी, उनको कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है कैरी करने के लिए, या तो विंड के थ्रू वो उड़ जाते हैं और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कर जाते हैं, तो अगर दूसरा फ्लावर है तो वो क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा ना बेटा। तो इसका जो पॉलन ग्रेन है विंड की वजह से या इंसेक्ट की, यहाँ पे तो इंसेक्ट है तो हम मान लेते हैं एंटोमोफिली हो रहा है, इंसेक्ट वर्ड जो है वो एंटेमो वर्ड से ओरिजिनेट किया गया है, तो एंटेमोफिली मान लो हो रहा है बर्ड की वजह से, ये क्या सॉरी आई एम सो सॉरी, ये इंसेक्ट की वजह से हो रहा है, बर्ड नहीं, इंसेक्ट की वजह से। एंटेमोफिली जो है वो इंसेक्ट के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पे इंसेक्ट जो है वो उड़ रही होगी, उसने लैंड किया होगा एंथर पे, बहुत सारे उसके हाथ पैर में पॉलन ग्रेन्स चिपक गए होंगे, अब वो उड़ के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कर जाए क्या पता, या फिर उसके ऊपर से जा रही होगी और पॉलन ग्रेन्स झड़ के उसके स्टिग्मा पे, इस फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके लैंड कर गए।
अब ये क्या होगा, यहाँ पे से एक पॉलन ट्यूब अराइज होगा और फिर सीधा नीचे जाके यहाँ पे मेल जर्म सेल जो है उसको फर्टिलाइज करेंगे। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि कैसे फर्टिलाइजेशन हो रहा है। मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाता है जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पे लैंड कर रहा है, पॉलन ट्यूब ग्रो कर रहा है, पॉलन ग्रेन में से ट्रैवल कर रहा है स्टाइल के अंदर से जो होते हुए और ओवरी तक पहुंचता है, और माइक्रोपाइल एक छोटा सा ना दरवाजा है, एंट्रेंस डोर है, उसको माइक्रोपाइल बोलते हैं, उसी के थ्रू वो एंड कर रहा होता है ओवरी पे। चना देखा है, चने का दाना, कभी उसको सोक किया है पानी पे, फूलने को दिया है पानी पे, छोटा सा आप उसमें ना छोटा सा आपने उस पे एक डॉट जैसा देखा होगा, उसी के थ्रू जो है वो पानी अब्सॉर्ब होता है। सो दैट इज व्हाट माइक्रोपाइल इज। Pollen tube has two male germ cells. Each ovule has two polar nuclei and a female germ cell. अब pollen tube के पास क्या है, दो मेल जर्म सेल्स हैं, हर एक pollen ग्रेन के अंदर दो मेल जर्म सेल्स हैं, और ओवरी के अंदर क्या है, उसके अंदर है एक मेन एग सेल जो फीमेल एग सेल होती है, और दो पोलर न्यूक्लियाइज हैं। कैसे कैसे ये लोग बनी है ना, ये हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में, ठीक है। तो अभी आप इतना जान लो कि पॉलन ट्यूब के अंदर दो मेल जर्म सेल्स होते हैं, और फीमेल वाले पार्ट में ओवरी के अंदर पहला तो एक जो मेन एग सेल है वो होती है, और उसके साथ साथ दो पोलर न्यूक्लियाइज होती है। एक मेल जर्म सेल जो है वो एक एग सेल के साथ फ्यूज हो जाता है, और दूसरा मेल जर्म सेल जो है वो दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाता है। तो दोनों 2 + 1 मिलकर 3 बन गए, उसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और क्योंकि यहाँ पर 2 बार फ्यूजन हो रहा है, इसीलिए फ्लावरिंग प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। इसीलिए क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। सो यहाँ पे आपका डबल फर्टिलाइजेशन वाला टर्म आ गया, यहाँ पर आपका ट्रिपल फ्यूजन वाला टर्म आ गया, ट्रिपल फ्यूजन। और फीमेल जर्म सेल एंड फॉर्म्स जाइगोट विच ग्रोज इनटू अ बेबी प्लांट, यानी कि जो मेल जर्म सेल एग सेल के साथ फ्यूज किया ना, वही जो फ्यूजन हुआ उसका जो बच्चा होगा, उसका जो ऑफस्प्रिंग होगा वो प्लांट बनेगा। बाकी जो ट्रिपल फ्यूजन हुआ है उसमें क्या होगा वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हो चुका, डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, सिंगैमी हो गई, एक तरफ ट्रिपल फ्यूजन हुआ है, एक तरफ नॉर्मल फ्यूजन हुआ है, हो चुका। अब क्या होता है ये देखो, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इतने सारे चेंजेस होते हैं। जाइगोट, जाइगोट किसका था, एग सेल और मेल जर्म सेल्स का जो फ्यूजन हुआ उसका जाइगोट डिवाइड करता है बहुत बार, सेवरल टाइम्स, टू फॉर्म एम्ब्रियो इनसाइड द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो बनाता है। ओव्यूल क्या करती है, एक टफ कोट अपने चारों तरफ बना लेती है और वो सीड में तब्दील हो जाती है, यानी कि वो सीड बना लेती है। ठीक है, वो क्या हो गया, वो सीड, बीज बन गया वो ओव्यूल। ओवरी जो है वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करती है और वो फ्रूट बना लेती है। फल जो हम खाते हैं वो एक्चुअली फ्लावर की ओवरी है जो कि रिप्रोड्यूस हो चुकी है। पेटल, सेपल, स्टेमन, स्टाइल, स्टिग्मा, ये सब कुछ फॉल ऑफ हो जाते हैं, सब झड़ जाते हैं। फिर सीड और उसके पार्ट्स बचते हैं, और उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। सीड के 2 पार्ट होते हैं, कॉटिलिडन और एम्ब्रियो कॉटिलिडन। एम्ब्रियो कॉटिलिडन, और ये क्या करता है, फ्यूचर प्लांट के लिए फूड को स्टोर करता है, यानी कि न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना है ना उसको भी, अगली जनरेशन को मतलब बढ़ाने के लिए, तो ये काम उसका है। एम्ब्रियो का 2 पार्ट होता है, प्लूम्यूल और रेडिकल। प्लूम्यूल शूट में डेवलप हो जाती है और रेडिकल रूट में डेवलप हो जाता है। वेरी इजी, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर ये जो डेवलपमेंट हुआ इससे क्या हो गया, सीडलिंग से एम्ब्रियो बन गया अंडर प्रॉपर कंडीशन, और फिर इसी को हम जर्मिनेशन बोलते हैं। देख लो पूरा का पूरा फ्लावर का स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ये क्या है आपका, ये है आपका स्टिग्मा, जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स जो हैं झड़ के निकले। ये आपका सीधा पॉलन ट्यूब बन के सीधा नीचे आया। यहाँ पर देखो, यहाँ पे मेल जर्म सेल्स हैं, ठीक है। ये स्टाइल है, ये स्पर्म न्यूक्लियाई है,
2 मेल जर्म सेल्स, ठीक है। पेटल्स जो पंखुड़ियां होती है फ्लावर की, वो क्या है, पेटल्स है। सेपल्स जो बेस में जो ग्रीन कलर की पंखुड़ी टाइप की होती है ना, वो सेपल्स होती है, उनको सेपल बोलते हैं। ओव्यूल जिसके अंदर पूरा का पूरा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। ओवरी जो फॉर्म कर रहा है एम्ब्रियो को आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फिर पोलन ट्यूब हो गया, स्पर्म न्यूक्लियाई हो गया। एग न्यूक्लियस के अंदर देखो ये पोलर न्यूक्लियाई, ये दोनों बच्चियां जो हैं ये पोलर न्यूक्लियाई है। इसके साथ एक मेल जर्म सेल फ्यूज करता है जिसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। और ये जो एग न्यूक्लियस बड़ा सा ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, आराम से शांत बैठा हुआ, उसको पता है कि दूसरा मेल जर्म सेल मेरे साथ फ्यूज करेगा और हम ही अगला बेबी प्लांट बनाने वाले हैं। ये एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म कैसे बन गया, ये ट्रिपल फ्यूजन से एंडोस्पर्म बन गया। जाइगोट किससे बन गया, एग सेल और मेल जर्म सेल के फ्यूजन से जाइगोट बन गया। आगे चल के एंडोस्पर्म, ये पूरा का पूरा जो है ये एंडोस्पर्म है, ये सीड कोट है, ये एम्ब्रियो है। आगे चलकर ये क्या बन जाता है, सीडलिंग बन जाती है। उसी को जब हम रोपते हैं मिट्टी में तो वो पूरा का पूरा प्लांट बन जाता है। यानी कि रोपते हैं मिट्टी में मतलब क्या, अंडर सूटेबल कंडीशन, जब उसको एक सूटेबल एनवायरनमेंट मिला तो वो सीड जो है सीडलिंग बन गया और वो पूरा का पूरा एक प्लांट बन गया। सो दिस इज द होल प्रोसेस। अब हम आएंगे ह्यूमन बींग्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इनफैक्ट सेक्सुअल बोलने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज ह्यूमन बींग्स कैरी आउट ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो बोलने की जरूरत भी नहीं थी, कोई नहीं। सो ह्यूमन बींग्स जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। मेल पेरेंट जो है वो मेल गैमेट बनाते हैं जिनको स्पर्म बोला जाता है। फीमेल जो है वो फीमेल गैमेट बनाती है जिसको ओवा बोला जाता है। स्पर्म में टेल होते हैं जिसकी वजह से वो मोटाइल होता है। मैंने बताया ना, लड़के घूमते रहते हैं ना आगे, क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह। तो ये इसी टाइम से चलता आ रहा है, जब लाइफ की ओरिजिनेशन शुरू हुई थी ना, उसी टाइम से स्पर्म जो है वो ओवा के आगे पीछे घूम रहे हैं भंवरों की तरह। So they are produced in large number in the testis. Testis is a male reproductive organ. It is a pair of the organ testis. उसके अंदर क्या होता है, स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं बहुत सारे लार्ज नंबर में। ओवम जो है वो काफी बिग ये है सेल है। इट इज अ सिंगल सेल बट इट इज बिग इन साइज। वो नॉन मोटाइल होती हैं। लड़कियां कहीं नहीं जाती, लड़कियां आराम से स्टेशनरी रहती हैं, उनको किसी के आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है ना। सो नॉन मोटाइल एंड ओनली वन ओवरी प्रोड्यूसेस वन ओवम इन द मंथ। एक मंथ में एक ही ओवम प्रोड्यूस होता है और फिर एक मंथ के पूरे साइकिल में, अभी हम आगे चल के मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी कि कौन से पार्ट के मंथ के पार्ट में अगर मेल गैमीट जो है, जो स्पर्म्स है वो फ्यूज कर जाता है तो फिर वो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। देयर इज नो फूड स्टोर्ड इन द स्पर्म्स whereas ova contains stored food. ova गर्ल्स फीमेल्स आर ऑलवेज नोन टू प्रोवाइड नरिशमेंट। मम्मी खाना बनाती है ना, तो खाना ही प्रोवाइड करना ये मतलब एक शुरू से देखो ओरिजिन से ही चलता आ रहा है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लड़कों को खाना नहीं बनाना चाहिए, वो एक अलग चीज हो गया। बट द थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ओवा जो है उसमें फूड स्टोर्ड होता है, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है आने वाले ऑफस्प्रिंग के लिए। और स्पर्म के अंदर कोई फूड स्टोर नहीं होता, वो तो बस भंवरों की तरह घूम रहा है। वो अगर फ्यूज कर गया ओवम के साथ तो उसी ओवम के नरिशमेंट की वजह से वो स्पर्म जो है जर्मिनेट करके एक नया बेबी फॉर्म कर देगा। बोथ द गैमीट्स आर माइक्रोस्कोपिक, unicellular and have half the number of chromosomes as compared to the body cells. दोनों ही गैमीज जो होते हैं बहुत छोटे, माइन्यूट, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और उनमें क्रोमोसोम्स जो है वो बॉडी के सेल्स के हाफ नंबर में पाया जाता है। एक्चुअली उतने ही नंबर में पाया जाता है, पर मियोसिस वगैरह होता है। इतना ज़्यादा डिटेल में आपके लेवल पर नहीं दिया है, बट मैं बता रही हूँ कि हर सेल में उतने ही क्रोमोसोम्स होते हैं 46 पेयर्स, और फिर वो रिड्यूस हो जाता है हाफ में आफ्टर रिडक्शनल डिवीजन यानी कि मियोसिस। एंड देन जब वो दोनों अलग अलग गैमीट के अलग अलग क्रोमोसोम्स फ्यूज कर जाते हैं तो फिर वो फाइनली उतने ही क्रोमोसोम्स का एक ह्यूमन बना देते हैं जितने क्रोमोसोम्स आइडियली प्रेजेंट होने चाहिए हर ह्यूमन के अंदर। सो दिस इज ये ओवा है, ये सारे स्पर्म्स हैं, देख रहे हो कैसे भटक रहे हैं
ओवा के चारों तरफ। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। क्या होता है इसके अंदर? पेयर ऑफ टेस्टिस, ये क्या है? मेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेन प्राइम। अ सिस्टम ऑफ डक्ट्स, कौन कौन से डक्ट्स पाए जाते हैं? एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस या फिर इसको स्पर्म डक्ट भी बोला जाता है, यूरेथ्रा। ग्लैंड्स पाए जाते हैं, सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉर्पस ग्लैंड। एक कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन या फिर आप कह सकते हो कि फ्यूजन का प्रोसेस इजी हो जाता है, और वो कॉपुलेटरी ऑर्गन कहलाता है पीनस। वन पेयर ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट इन अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, एक बैग जैसे स्ट्रक्चर में पाया जाता है जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं, जो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर हैंग कर रहा होता है बॉडी में। हेंस दे आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इन पोजीशन। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल यानी कि बॉडी में, बॉडी के बाहर वो हैंग कर रहा होता है एक पाउच जैसे स्ट्रक्चर में, बैग जैसे स्ट्रक्चर में। दिस इज सो बिकॉज टेस्टिस हैव टू बी मेंटेन एट 1 to 3 डिग्री लेसर टेम्परेचर देन द बॉडी इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस फंक्शनल स्पर्म्स। स्पर्म को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ही एक ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि अगर बॉडी के अंदर अगर स्क्रोटम प्रेजेंट होगा तो उतना टेम्परेचर स्पर्म को नहीं प्रोवाइड होगा और स्पर्म्स का प्रोडक्शन उतना नहीं हो पाएगा। बट अगर वो हैंग कर रहा होगा बॉडी के बाहर तो बॉडी के टेम्परेचर से हमेशा 1 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लोअर रहेगा, जो कि उसके लिए ऑप्टिमम होता है स्पर्म्स के लिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक बार देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। क्या होता है उसमें? अ पेयर ऑफ ओवरीज, दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट साइड ओवरीज पाई जाती हैं। फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट पाया जाता है उसमें। फिर यूट्रस या वूम्ब हम बोल सकते हैं। वजाइना या फिर बर्थ कैनाल, वजाइना जिसके थ्रू कॉपुलेटरी ऑर्गन पेनिस जो है वो उसको फैसिलिटेट करता है सारे स्पर्म्स की एंट्री के लिए। Each ovary is almond shaped and present inside the abdominal cavity. At the time of birth, each girl child already contains thousands of immature ova. आपको पता है जब एक फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट होती है एंड अगर उनके अंदर गर्ल चाइल्ड डेवलप कर रहा है तो उस गर्ल चाइल्ड के ही अंदर ऑलरेडी बहुत सारे ओवा का डेवलपमेंट हो चुका होता है, बहुत सारे एग्स फॉर्म कर चुके होते हैं। सो दिस इज अ जेनरेशनल रिलेशन। सोचो वो जो ओवा है, वो जो एग है, वो फ्यूचर में कभी ना कभी मेल या फीमेल डॉटर या सन बनने वाला है। सो उसका रिलेशन अभी से उस मदर के साथ है जो उसकी ग्रैंड मदर होने वाली है। ओके, सो दिस इज द जेनरेशनल रिलेशनशिप। these ova start maturing only from the time of puberty। लेकिन देखो होता तो ये सारे ओवा जो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं वो उसी टाइम से होते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से, ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ से ही। लेकिन मैच्योर कब होते हैं? जब वो फीमेल जो है गर्ल चाइल्ड है वो मैच्योरिटी अटेन करती है, जब वो प्यूबर्टी अटेन करती है, यानी कि एट द एज ऑफ 12 और 13। फिर क्या होता है? ओनली वन ओवम इज प्रोड्यूस्ड बाय वन ओवरी इन 1 month एंड ईच ओवरी रिलीजेस एन ओवम इन ऑल्टरनेट मंथ्स। दोनों ही ओवरी के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ओवम्स हैं, एग्स हैं। हर मंथ में सिर्फ एक ही ओवम या एक ही एग रिलीज होता है ऑल्टरनेटिवली। अगर पहले मंथ में लेफ्ट ओवरी से एक एग रिलीज हुआ है तो अगले मंथ में राइट ओवरी से एक एग रिलीज होगा। इस तरह से ऑल्टरनेट वे में हर मंथ में सिर्फ एक ही एग जो है वो रिलीज होता है। The release of ovum from the ovary into the abdominal cavity is known as ovulation। इस रिलीज को कहते हैं ओव्यूलेशन। जैसे ही एग जो है वो रिलीज होता है ओवरी में से, वैसे ही उस प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोला जाता है। यहाँ पे आप डायग्राम देख लो। दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ स्पर्म्स, वजाइना या फिर इसको हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ यूट्रस है। यहाँ पे जब चाइल्ड का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो वो इसी बर्थ कैनाल से उसकी बर्थ होती है। ये है वन पेयर ऑफ ओवरीज एंड दिस इज फैलोपियन ट्यूब, दिस इज एम्ब्रियो, यूट्रिन फंडस, ये यूट्रस है, इसके अंदर ही चाइल्ड का डेवलपमेंट हो रहा होता है, चाइल्ड ग्रो कर रहा होता है। ये फिम्ब्रिय है, मायोमेट्रियम है, सर्वाइकल कनाल है, वजाइना, सर्विक्स, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। सो दिस इज द होल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर।
फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, कैसे कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, सीमेन जो है वो डिस्चार्ज होती है इनटू द वजाइनल ट्रैक्ट ड्यूरिंग कॉपुलेशन। सीमेन स्पर्म जो है वो ट्रैवल करती है फ्रॉम द वजाइनल ट्रैक्ट और कहाँ पहुंच जाती है, फैलोपियन ट्यूब में। वहां पे एक स्पर्म जो है वो फ्यूज करता है ओवम के साथ। क्यों, कैसे फ्यूज करेगा, जिस समय ओव्यूलेशन का प्रोसेस होगा ना, उसी समय स्पर्म जो है वो ओवम के साथ फ्यूज करके जाइगोट बना लेगा। जाइगोट डिवाइड करता है और बार बार डिवाइड करने के बाद वो यूट्रस तक पहुंच जाता है और वहां पे एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है एंडोमेट्रियम के अंदर। यूट्रस का जो सबसे इनर लाइनिंग होता है उसको कहते हैं एंडोमेट्रियम, वहां पे वो चिपक जाता है वो पूरा एम्ब्रियो, वहीं पे उसकी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। तो वहां से एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलता है मदर के ब्लड में विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन ओनली प्लेसेंटा का डेवलपमेंट हो चुका होता है और वो एक तरह का कनाल है जहां से मदर से न्यूट्रिशन मिलता है fetus को, बेबी को, which is a disc-like structure embedded in the uterine wall. It contains finger-like villi on the embryo side, while on the mother side blood spaces surrounded the villi. देखो होता क्या है, उसमें ना न्यूट्रिएंट्स का, गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो वो किसके थ्रू होगा, विलाई के थ्रू होगा, प्लेसेंटल विलाई के थ्रू। विलाई प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो and the waste to pass from embryo to the mother through placenta. अब जो भी एम्ब्रियो का, जो भी बच्चे का जो वेस्ट होगा वो भी प्लेसेंटा के थ्रू ही जाएगा मदर के पास, और मदर का जितना भी न्यूट्रिशन होगा, ग्लूकोज होगा, जो जितने भी ऑक्सीजन होंगे वो सारे पास करेंगे फ्रॉम मदर टू एम्ब्रियो। When the embryo starts resembling a human is formed, it is termed as a fetus. The fetus continues to develop inside the uterus for almost 9 months. 9 months इसको gestation period भी बोलते हैं। Gestation period, after which the baby is delivered as a result of rhythmic contractions of the uterine muscles. क्या होता है, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, उसके मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जिसकी वजह से 9 मंथ के जेस्टेशन पीरियड के बाद वो फुल्ली डेवलप्ड बेबी जो है वो एक्सपेल आउट हो जाता है, वो तुरंत निकल जाता है। तो दिस इज हाउ फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट गोज अराउंड। ये फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद की जाइगोट बना, जाइगोट के बाद मोरुला का स्टेज बना, यानी कि एक ही सेल के अंदर बहुत सारी डिविजन्स हो चुकी हैं। फिर ये ब्लास्टोसिस्ट बन गया और ये इम्प्लांट हो जाता है यूट्रीन वॉल के, एंडोमेट्रियम के वॉल के अंदर। यूट्रीन लाइनिंग, यूट्रस की इनर लाइनिंग को एंडोमेट्रियम बोलते हैं, ठीक है। चलो, बीच की लाइनिंग को पेरीमेट्रियम और बाहर की लाइनिंग को मायोमेट्रियम बोला जाता है। तो इनर लाइनिंग जो होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वहां पे जाके ये एम्ब्रियो एम्बेडेड हो जाता है। फिर अब देखो मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं। जो सेक्सुअल साइकिल फीमेल्स के अंदर होती है और मेल के अंदर ये एब्सेंट होती है, मेल्स में ये नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ फीमेल में होता है। प्यूबर्टी के बाद, यानी कि आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 13 और 12 और 13, one egg is produced alternately from one ovary after a period of 28 days. 28 days का एक साइकिल होता है फीमेल्स में, जिसके अंदर ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है। ऑन द 14th डे ऑफ द साइकिल ओव्यूलेशन होता है, यानी कि एक एग रिलीज हो जाती है ओवरी के अंदर से। फिर एग इन फेलोपियन ट्यूब एनकाउंटर स्पर्म्स। अगर ओव्यूलेशन के टाइम स्पर्म्स और ओवरी स्पर्म्स एंड ओवा दोनों मिल गए एंड दे फ्यूज टुगेदर, देन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो चुका होता है और वो फर्टिलाइज जाइगोट कहलाता है। जो प्रोसेस से जो प्रोडक्ट बना उसको जाइगोट बोलते हैं। वो इम्प्लांट होता है यूट्रस की लाइनिंग में और आगे चल के वो एम्ब्रियो कहलाता है। एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलता है मदर के ब्लड से विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होती है, ध्यान देना, तो फिर क्या होता है, वो एक दिन और तक वेट करता है ओवा, और उसके बाद वो मेंस्ट्रुअल ब्लड के साथ रिलीज हो जाता है ऑन द 20th day. Uterus prepares itself every month to receive the fertilized egg.
thus its lining become thick and spongy. If it does not get zygote, the developed lining slowly breaks down and comes out through the vagina as blood and mucus. Uterus एक बहुत ही वंडरफुल ऑर्गन है फीमेल बॉडी के अंदर, वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड भी हो सकता है. सोचो एक बड़ा सा, मतलब इतना बड़ा सा बेबी उस यूट्रस के अंदर रह रहा होता है फॉर 9 months. सो दिस इज अ वेरी स्ट्रेचेबल ऑर्गन, और वो थिक और स्पॉन्जी हर मंथ अपने आप को बनाता है, प्रिपेयर करता है, ताकि उसको फर्टिलाइज जाइगोट मिलेगा, ताकि हम उसको इम्प्लांट कर सकेंगे थिक एंड स्पॉन्जी मीडियम में, तो वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो करे. पर अगर उसको स्पर्म और ओवा के फर्टिलाइज जाइगोट नहीं मिलते हैं, तो वो ओवम को रिलीज करने के लिए खुद को थिन कर देता है और वो अपनी लाइनिंग को शेड आउट कर देता है. यानी कि मेंस्ट्रुअल ब्लड कहते हैं इस चीज को. मेंस्ट्रुअल ब्लड के साथ साथ जो अनफर्टिलाइज्ड एग है, जो 1 month में फर्टिलाइज नहीं हो पाया, वो क्या हो जाता है, रिलीज आउट हो जाता है. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, और इस साइकिल को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. ये है आपका मेंस्ट्रुएशन का एक डायग्राम. आप एक बार इसको देख लो. डे 1 में क्या हो रहा है, मान लो डे 1 जो है वो मेंस्ट्रुअल फेज चल रहा है, यानी कि एंडोमेट्रियम जो है धीरे धीरे स्लोली डिक्लाइन कर रही है, उसकी लाइनिंग थिन होती जा रही है. फिर 14th डे में क्या होता है, LH हार्मोन का सिक्रीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ओव्यूलेशन हो जाती है, यानी कि ओवरी में से एग जो है वो रिलीज हो गई. अगले 14-15 दिन तक वो क्या होगा, वो बॉडी के अंदर ही रहेगा. पर फिर वो 14 दिन के बाद जो 20th डे है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया, अगर स्पर्म जो है ओवा से मिल नहीं पाया, तो वो 20th डे में फिर से क्या होगा, डिक्लाइन कर जाएगा. यहाँ पे आप देख रहे हो सेक्रेटरी फेज में फिर से एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिक एंड स्पॉन्जी होती जा रही है. उसको लग रहा है कि अब जो है इम्प्लांटेशन होने ही वाला है, पर होता क्या है, उसको सरप्राइज मिलता है कि कोई स्पर्म आया ही नहीं, और कोई स्पर्म और ओवा का फ्यूजन ही नहीं हुआ, जाइगोट ही नहीं बना, अब कोई नहीं आ रहा इम्प्लांटेशन होने के लिए. तो वापस से वो क्या करता है, वापस से उसकी लाइनिंग डिक्लाइन होती है और मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाता है. तो दिस इज द होल ऑफ द साइकिल. और ये है फॉलिकुलर फेज, ये है ओव्यूलेटरी फेज, ये है ल्यूटियल फेज. प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्राडोल हार्मोन्स जो हैं वो एक्ट करते हैं इस फेज में. तो ये सारी चीजें हैं. कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन होगा, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन, सो डोंट वरी. अब आ जाते हैं हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के टॉपिक पे. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना हमें. नंबर ऑफ डिजीजेस अगर एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स. अब आप लोग जानते हो कि जब तक एक सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होगा, तब तक स्पर्म्स जो है वो ओवा के संपर्क में नहीं आ सकता. सो हाउ दिस सेक्सुअल इंटरकोर्स इज हैपनिंग, बिकॉज ऑफ द कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑफ मेल दैट इज कॉल्ड पीनिस एंड द बर्थ कनाल ऑफ फीमेल दैट इज कॉल्ड वजाइना. तो इन दोनों के मतलब जब ये दोनों ऑर्गन्स जब आपस में टच होते हैं, जब आपस में इनका इंटरकोर्स होता है, तब जाके ये क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आगे बढ़ सकता है, बिकॉज दैट कैरीज स्पर्म्स. ओके, सो दीज आर नोन एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. ट्रांसमिटेड डिजीजेस क्या मतलब हुआ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का? फॉर एग्जाम्पल कि किसी एक पर्सन को STD है, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कैरी कर रहा है, कोई भी डिजीज कैरी कर रहा है, वो जब अगर विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ प्रोटेक्शन इफ दैट पर्सन इज हैविंग इंटरकोर्स, तो वो क्या होगा, दूसरे पार्टनर में भी वो डिजीज ट्रांसफर हो सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है. सो दैट इज वाई इतनी सारे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, दे कैन बी कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. वो बैक्टीरियल डिजीज भी हो सकता है, जैसे सिफाइलिस, गोनोरिया, या फिर वायरस की वजह से हो सकता है, दैट इज कॉल्ड HIV, एड्स, वेरी डेंजरस, वेरी डेडली डिजीज. The transmission of these diseases can be avoided by using birth control measures such as wearing a condom during the sexual act. अब birth control measures पे हम लोग आ जाते हैं. क्यों ये ज़रूरी है? सबसे पहला तो मेन रीज़न इसका ये है ताकि सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को अवॉइड किया जा सके. एक डिजीज अगर किसी को है भी तो उसके पार्टनर पे वो डिजीज फैले ना. तो इस चीज के लिए हम बर्थ कंट्रोल मेजर्स यूज कर सकते हैं, और बर्थ कंट्रोल के लिए भी ये सारे मेजर्स यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ द कपल वांट्स टू हैव इंटरकोर्स बट डजंट वांट टू हैव अ चाइल्ड,
their offsprings of their own, then they can use birth control measures. अब ये कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, मैकेनिकल, केमिकल और सर्जिकल. एक बार आप ये वाला डायग्राम देख लो. These are all kind of birth control measures. Condom, female condom, this condom is used for male, this condom is used for females. पिल्स होते हैं, हार्मोनल रिंग्स होती हैं, आईयूडीज होती हैं, ओके, इंजेक्शन होते हैं, सर्जिकल स्टरलाइजेशन की वजह से भी बर्थ कंट्रोल हो जाता है, इम्प्लांट होता है, सर्जिकल स्टरलाइजेशन से वो परमानेंट बर्थ कंट्रोल हो जाएगा. So after that, no matter how many times you involve in sexual intercourse, you will not be able to produce a baby. Coitus interruptus, calendar rhythm method, patch, diaphragm, इतने सारे मेथड्स हैं बर्थ कंट्रोल के. So after this, मैकेनिकल मेथड, 3 टाइप के मेथड्स होते हैं बर्थ कंट्रोल के, मैकेनिकल, केमिकल एंड सर्जिकल. मैकेनिकल में हम देखते हैं इसमें 3 तरह के फिर से मेथड्स आ जाते हैं. यूज ऑफ कॉन्डम्स, सिंपल है, कॉन्डम का यूज करो एंड देन उससे एसटीडीज भी नहीं होंगे और बर्थ कंट्रोल भी हो जाएगा. डायफ्राम इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कॉन्डोम, जो कि थिन रबर फिक्स्ड शीट होती है, ओके, वो वुमेन्स की बॉडी के सर्विक्स में प्लेस किया जाता है. सो इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव मैकेनिकल मेथड. इंट्रायूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, या फिर इसको आईयूसीडी या फिर लूप भी बोल सकते हैं. ये एक डिवाइस होता है जो इंसर्ट किया जाता है फीमेल के बॉडी के अंदर, यूट्रस में, ठीक है, सो दैट इम्प्लांटेशन ना हो सके एम्ब्रियो का. ऑल्दो ये एसटीडी के लिए तो कोई इसका यूज नहीं है, पर है भी, क्योंकि क्या होता है ना, जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, वो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज, वो इन लूप्स के, इन डिवाइसेस में जो मेटल्स पाए जाते हैं उनकी वजह से वो डाई आउट कर जाते हैं. सो यस, दिस इज ऑल्सो अ कॉमन मेथड टू अवॉइड एसटीडीज एज वेल एज बर्थ कंट्रोल. केमिकल मेथड्स में अब हम आ जाते हैं यूज ऑफ स्पर्मिसाइड्स. स्पर्मिसाइड्स आर काइंड ऑफ क्रीम्स, एक तरह के वो क्रीम्स या जलीज होते हैं. उसको अगर हम यूज करेंगे बिफोर गेटिंग इन्वॉल्व इनटू अ सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो फिर जितने भी स्पर्म्स रिलीज होते हैं वो डाई कर जाते हैं. तो व्हेन द स्पर्म्स विल गेट डेड, तो वो जो है वो ओवम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं. वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ बर्थ कंट्रोल मेजर. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, इसमें क्या होता है, ये हार्मोनल पिल्स होते हैं. तो जो हार्मोन्स प्रिवेंट करते हैं ओव्यूलेशन को, उन हार्मोन्स का ये अमाउंट बढ़ा देता है ये पिल्स, तो ओव्यूलेशन ही प्रिवेंट हो जाता है. सो आफ्टर दैट मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्टॉप नहीं होती, बट ओव्यूलेशन जो है वो स्टॉप हो जाता है, प्रिवेंट करता है ओव्यूलेशन को फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम, कि जब आपको लग रहा है कि दिस इज अनसेफ पीरियड टू हैव ए सेक्सुअल इंटरकोर्स, सो दैट टाइम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कैन बी यूज्ड. Surgical methods, very important, and this is a kind of permanent method for birth control. Permanent method मतलब कि वासेक्टोमी या फिर ट्यूबेक्टोमी, जो 2 तरह के सर्जिकल मेथड्स होते हैं, उससे परमानेंटली उसका जो मेथड होता है रिप्रोडक्शन का वो स्टॉप हो जाता है. कैसे, मैं बताती हूँ. वासेक्टोमी में मेल्स का जो वास्ट डिफरेंस है उसको कट एंड टाई कर दिया जाता है. वास्ट डिफरेंस क्या करता है, वो स्पर्म को ट्रैवल करवाता है फ्रॉम इट्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टू द कॉपुलेटरी ऑर्गन. तो जब वही कट होके टाई हो जाएगी तो रास्ता ही नहीं है जाने का स्पर्म के लिए, तो वो कैसे जाएगा. फिर ट्यूबेक्टोमी, इट इन्वॉल्व्स कटिंग एंड लाइगेटिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, द फैलोपियन ट्यूब्स इन फीमेल्स. अब फैलोपियन ट्यूब क्या है, वो जगह है, वो कैनाल है जहां से ओवरी से ओवम रिलीज होकर यूट्रस तक पहुंचता है. तो अगर फैलोपियन ट्यूब ही कट जाएगा तो उसके पास रास्ता ही नहीं है, इवन स्पर्म के पास रास्ता नहीं है कि वो ओवरी तक पहुंच सके. तो ये एक तरह का परमानेंट मेथड होता है. ऑल्दो फिर से सर्जरी करा के इसको रिवर्स किया जा सकता है, पर उससे कॉन्ट्रासेप्शन जो होता है वो एकदम हाई लेवल पे हो चुका होता है. सो बर्थ जो है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होती है उसके बाद. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज कॉल्ड MTP और अबॉर्शंस. इट इज कैरिड आउट टू एलिमिनेट द डेवलपिंग एम्ब्रियो. डेवलपिंग एम्ब्रियो को सर्जिकली रिमूव किया जाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के थ्रू.
दिस प्रैक्टिस कैन हाउएवर बी मिसयूज्ड, इस प्रैक्टिस को मिसयूज भी किया जा सकता है टू कैरी आउट फीमेल फिटिसाइड विच इन्वॉल्व्स द किलिंग ऑफ द फीमेल फीटस। तो ये हमारे कंट्री में ये बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है कि जो जिनको भी पता होता है, जो लोग थोड़े से नैरो माइंडेड काइंड ऑफ पीपल होते हैं, उनको अगर पता चल गया कि एम्ब्रियो जो है वो फीमेल गर्ल चाइल्ड है, तो वो एमटीपी या फिर अबॉर्शन जैसे मेथड्स को यूज करते हैं, उसका मिसयूज करते हैं। It should be avoided at all cost as it disturbs the male-female ratio in a population. Whether it's a boy or a girl, whether it's a female or male, no matter what, if you want a child, you should have a child. अगर वो गर्ल है तो भी, बॉय है तो भी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी सिर्फ कुछ ही कंडीशंस में होनी चाहिए जो कि जेन्युइन हो और जो कि मतलब बिल्कुल लगे कि हाँ दिस इज द कंडीशन जहाँ पे MTP कैन बी प्रोसेस्ड। अदरवाइज अगर सिर्फ गर्ल फिटिसाइड करते रहेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, पूरे देश का मेल और फीमेल रेशियो जो है वो बिगड़ जाएगा। सो आगे के जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, और यहाँ पे हमारा ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल अच्छे से इसको फिर से रिवाइज कर लेना, जहाँ पे जो भी चीज़ें समझ में नहीं आई फिर से उसको देख लेना। मैं जो भी क्विजेस वगैरह दूंगी आपको टेलीग्राम पे, उसको अटेम्प्ट ज़रूर करना। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आए तो तुरंत मुझे कमेंट करके पूछना। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको उस चीज़ का आंसर जल्द से जल्द प्रोवाइड किया जा सके, एंड ऑल द लाइक मटीरियल PPTs यू विल गेट ऑन टेलीग्राम। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, एंड इसी तरह से आप लोग आगे के सारे वन शॉट देखना, और अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है, सो आगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी होंगी। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।